अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और सुबह की सोच के साथ मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुशामदीद सुबह की सोच पे। उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। वैसे मेरा बहुत अच्छा गुजरा। गुड मॉर्निंग मैंने आपके लिए छोड़ा था। अच्छा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप सबको गुड मॉर्निंग भी कहते हैं। अच्छा, मुझे वीकेंड का तो बताएं कैसा गुजरा आपका। मेरा वीकेंड तो बहुत बिजी गुजरा, लेकिन अच्छा। आप ये बताइए कि आपका मेरा जो बहुत अच्छा जन्मदिन गुजरा है था। वो कैसा गुजरा। मेरा जन्मदिन जो तो में पैदाइश कहते हैं, हाँ, जिसको वो तो गुजर गया बर्थडे ना। कहते हैं। वो तो पहले गुजर गया, आपने विश भी किया था, मुझे याद है। लेकिन वीकेंड बहुत अच्छा लेकिन गुजरा। आपका वो क्योंकि वीकेंड वाले दिन भी आ गया था ना, वो बर्थडे, बीच तो वो में कैसा गुजरा फिर? थर्सडे को था, फिर उसके बाद फ्राइडे, और जी। फिर अच्छा हुआ, कुछ सेलिब्रेशंस हुई जो पेंडिंग थी, और अच्छा रहा, माशाल्लाह। बहुत मजा कितने आया। केक और आते आज हैं? आने का दिन 1 2 3 4 5 कितने केक जो थे वो 3 थे। वाह, तीन केक Celebrities, कटे। हमारा तो आधा भी नहीं कटता। क्यों भाई? अच्छा जी, तो उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारा बहुत अच्छा वीकेंड गुजरा है, हम आपके सामने हाजिर हैं, तो आपका भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। बहुत कुछ आपकी चीज़ें जो पेंडिंग होती हैं वो आप लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं, एंटरटेन होती हैं आपके साथ। अच्छा जी, और आगाज़ हम कैसे करते हैं? सोशल स्टोरीज के साथ जो हमारी ट्रेंडिंग होती है। तो आज से सबसे पहली खबर जो है वो ये है कि 8 दिसंबर, जो कि आज मंडे है, 11 से 12 बजे दिन, और 9 दिसंबर यानी कि कल रात 9 से 10 बजे तक मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक मामूल से ज़्यादा रहेगी, जिनमें फैसल एवेन्यू है, इसके साथ एक्सप्रेस हाईवे है, श्रीनगर हाईवे शामिल है, और शहरी अल्टरनेट रास्ते इस्तेमाल करें। गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। रेड जोन के एक्सप्रेस चौक और मैरियट गेट बंद होंगे। रेड जोन में दाखिले के लिए शहरी सरीना, नादरा और मारगला रोड का इस्तेमाल करें। रावलपिंडी की बात की जाए तो रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले शहरी बरास्ता रावल रोड, 9th एवेन्यू और फकीर एपी रोड और श्रीनगर हाईवे इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने वाले शहरी 0 पॉइंट श्रीनगर हाईवे से 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। मरी बाराकाऊ से इस्लामाबाद आने वाले शहरी जो है वो कोरंग रोड, बनी गाला, पार्क रोड और लितरा रोड इस्तेमाल करें। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस ने एहलकार के जो एहलकार है उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों की रहनुमाई के लिए वो मौजूद भी हैं और गाइड भी कर रहे हैं। अच्छा, ये क्यों बंद रहेंगे, कोई वजह पता चली आपको? ये वजह तो ये है जो कि हैवी फाइन्स इम्पोज कर दिए गए हैं ट्रैफिक के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, इस वजह से भी है। ये ऊपर से एक तो हमारे साहब आप बहुत तेज बोल देते हैं। हाँ। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं। अच्छा, वैसे कुछ की भी इतलात थी कि इस वजह से भी ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है कि वो कुछ लोग स्ट्राइक इसलिए भी कर रहे हैं कि बहुत सारे जो फाइन है बहुत ज्यादा, उसके ऊपर भी, लेकिन साथ ये भी वजह वो फाइन जो है वो बाद में होगा। वो पूरी हड़ताल है, वो पहिया जाम हड़ताल है, जो कि बड़ी जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी है। ये है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जिन्होंने आना है, और ये हमारे साहब ने बता दिया हमें। तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट की वजह से तमाम तरह जो एक्चुअली इस स्टोरी में कोई वजह बयान नहीं की गई थी, तो मुझे लगा कि वो सारी चीजें मिक्स होके तो ये वजह हो सकती है। लेकिन इसके साथ बहुत कुछ आपको पता है हमारे मुल्क में चल भी रहा होता है, तो कोई ना कोई वजह जरूर होती है। हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में फ्लू की खतरनाक जो किस्म है, जिसको इन्फ्लुएंजा ए कहते हैं, H3N2 के केसेस में तशवीशनाक इजाफा रिपोर्ट किया जा रहा है। हालिया दिनों में तेज़ बुखार, शदीद जिस्मानी दर्द, खांसी, गले में खराश और गैर मामूली थकन की अलामात तेज़ी से फैल रही हैं, जिसके बायस हज़ारों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। इब्तिदा में बहुत से लोगों ने इन अलामात को डेंगू समझा, लेकिन हॉस्पिटल्स के ताज़ा तरीन डाटा के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में सबसे ज़्यादा फैलने वाला वायरस H3N2 इन्फ्लुएंजा है, जो मौसम की तब्दीली के साथ तेज़ी से बढ़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये फ्लू की एक शदीद किस्म है, जिससे कमज़ोर मुदाफ़ियत रखने वाले अफराद, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, खुसूसन बुज़ुर्ग, बच्चे और हामला ख़वातीन और दायमी अमराज के मरीज़ ज़्यादा मुतासिर होंगे। माहिरीन ने शहरियों को हिदायत की है कि अलामात ज़ाहिर होने पर फौरी टेस्ट और इलाज करवाएं। खुद से जो हम ले लेते हैं ना एंटीबायोटिक्स, वो उससे गुरेज किया जाए और मास्क इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। ये जो आखिर में उन्होंने बात मैंने आपको बताई है ना कि खुद से एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी कि आपने पेनाडोल ली थी तो मुझे भी पेनाडोल चाहिए। नहीं, वो वजन ने फलां टैबलेट खा ली थी तो वो मैं खा लूँ, या उसने फलां बंदे से ये सिरप पी लिया था तो वो मैं पी लूँ तो मुझे खांसी दूर हो जाएगी। इस तरह देखा देखी कुछ नहीं करना। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में ये चीज़ें होती हैं। इस तरह के वायरल्स वैसे भी अब बहुत आम हो चुके हैं, तो ज़रा सी भी कोई आपको बीमारी हो या फिर कोई आपको साइंस ऐसे आ रहे हो तो आपने डॉक्टर से रुजू ज़रूर करना है। अपने देखा देखी जो
जो टोटके हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना। वैसे उमूमन यही होता है, पैराडोल खा लो तो ठीक हो जाएंगे, ज्यादा बीमारी नहीं है, लेकिन वो फिर देखते देखते ज्यादा भी हो हाँ, सकती है, कोई भी साइड इफेक्ट इन्फेक्शन आपका बढ़ भी सकता है, उस टैबलेट का भी आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपकी जो क्योर है वो कुछ और करना है और आप वही बुखार वाली टैबलेट बार बार खा रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर सबसे पहले आपको एक क्लिप भी सुनवा देते हैं, उसके बाद फिर इस पर तबसरा भी कर लेंगे। जो आपको पता है उनकी रिहाई के बाद ये पहला वीडियो बयान था जो जारी हुआ, जिसमें उन्होंने बहुत सारे हकाइक बयान किए, जो कुछ उनके साथ हुआ वो उन्होंने बयान किया, और इवन कि वो अपनी वीडियो क्लिप में बहुत दफ़ा आबदीदा भी हुए। NCCI ने रिमांड के दौरान क्या क्या किया उन्होंने वो सब कुछ बताया। सादुर रहमान अपनी रिहाई के बाद पहली बार ये उनका सोशल मीडिया पर अपीयरेंस थी और मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो नजर आए, और अपनी वीडियो के दौरान उन्होंने कई बार, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कि बहुत ज़्यादा आबदीदा हुए। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि NCCI ने 23 रोज़ा रिमांड लिया और पहले 23 मिनट में सब बता दिया था। टकी भाई ने यह भी इंकशाफ किया कि उन्होंने अपना मोबाइल, लैपटॉप और तमाम अकाउंट्स के पासवर्ड भी दे दिए थे, लेकिन फिर भी बुरी तरह से उन पर तशद्दुद हुआ। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने जितना उन्होंने ताउन कहा मैंने उससे कई ज़्यादा बढ़कर ताउन किया, लेकिन उसके बावजूद मुझ पर तशद्दुद हुआ, मुझे गालियां दी गई। और जितने भी जो साबिक डिप्टी डायरेक्टर थे उन्होंने 7 साला बच्चे को वीडियो कॉल पर लिया और मुझे उस 7 साला बच्चे से गालियां भी पड़वाई। और फिर डकी भाई ने यह भी कहा कि 3,26,000 USDT असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज के अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र किए गए और 3,26,000 USDT पाकिस्तानी 9 करोड़ रुपए बनते हैं। और अपनी वीडियो के आखिर में डकी भाई ने यह भी कहा कि आखिर में उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया फील्ड मार्शल नासिर मुनीर साहब का और पाकिस्तानी इदारों का, और कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा से इसी तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ता जाए, इस तरह के उनके कलमात थे। बिल्कुल ऐसी है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है जिस तरह हमने वीडियो देखी है गजल। हाँ। और ये वीडियो काफी लंबी, हमने तो सिर्फ जस्ट एक क्लिप आप उनसे हजार इख्तलाफ कर सकते हैं। वीडियो तो मेरे ख्याल 58 मिनट की है या 1 घंटे के पे मुहित है। आप उनके कंटेंट से इख्तलाफ कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस तरह से आप किसी को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और अब वो आम सिटीजन भी नहीं है, जिस शख्स के 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप एक तो उसको इस तरह से ट्रीट करते हैं और फिर आपने कहा जी कि 3,26,000 US डॉलर्स उन्होंने एक शख्स को दिए, 3,26,000 US डॉलर दूसरे शख्स को दिए, और ये पाकिस्तानी 9 करोड़ रुपया बनता है जो कि उन्होंने बांटा है, जो मुबैना तौर पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। अब देखते हैं कि इस हवाले से जो FIA है वो उसका क्या वर्जन आता है और वो इसको किस तरह से एड्रेस करती है। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। डिग्री की तस्दीक एक बहुत बड़ा मुअम्मा था और इस हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान रहते थे। अब स्टूडेंट्स की परेशानी को आसान कर दिया गया और इस अमल को ऑनलाइन करने की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। सरकारी खबरसा एजेंसी के मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन HEC, जिसने डिग्री अटेस्टेशन के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इंज़माम का हतमी मंसूबा मंजूर कर लिया है, जिसका मकसद निज़ाम को मौसर बनाना, तेज़ और शफाफ बनाना और दरख्वास्त गुजारों की जो जिस्मानी हाजिरी है उसकी शर्त को ख़त्म करना है। HEC के मुताबिक नए निज़ाम के तैयारी के लिए जो इसकी ख़रीदारी है या फिर प्रोक्योरमेंट का अमल है उसको मुकम्मल कर लिया गया और आइंदा 6 माह के अंदर नया ब्लॉकचेन पर मबनी निज़ाम मुतारिफ करवा दिया जाएगा और इसको फाल कर दिया जाएगा। कायम मुकाम चेयरमैन HEC नज़ीर महमूद साहब ने मुतल्लिका टीम को हिदायत की है कि वो इस मंसूबे को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करे और इसके जल्द अज जल्द अमल को जो है और नफाज को यकीनी बनाए। नए निज़ाम के तहत डिग्री की तस्दीक मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होगी और तमाम रिकॉर्ड को डिजिटल तौर पर महफूज रखा जाएगा, जिससे फौरी, महफूज और नाकाबिल जालसाजी रिसाई को मुमकिन बनाया जा सकेगा और ये मुमकिन हो सकेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब स्टूडेंट की टेस्टेशन का मामला आता है ना तो बहुत सारे इतनी लंबी कितारें होती हैं, बहुत लंबी कितारें और मसाइल वहां पे जाके ना एक तो होता है ना कि बंदे को इंतजार में सर दर्द हो, आप उस कितार को देख के आपको सर दर्द हो जाता है कि आज एडवांस में लगा लेते हैं। ये नहीं होता, जब आप कतार से आगे भी जाते हो, जब अपनी देते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा मसला निकल आता है कि फिर आपने अगेन लाना है। ये नहीं है यार, ये बहुत मसाइल होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं मसाइल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब इस हवाले से ये इकदाम उठाया गया कि तमाम तर चीज़ें ऑनलाइन होंगी, शफाफ तरीके से ये तमाम तर निज़ाम को हैंडल किया जाएगा और ये अच्छी चीज़ है। और इससे बहुत से यकीन करें मसाइल जो हमारे पर भी आप बीती गुजरी हुई है, हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, वो हल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं सूबा पंजाब में तवानाई बचत और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए हुकूमत ने सोलर अप्लायंसेज इस्तेमाल करने वाले अप्लायंसेज इस्तेमाल करने वाले शहरियों के लिए ग्रीन क्रेडिट स्कीम का आगाज़ कर दिया, जिसके तहत
शहरी 10,000 रुपए मालियत का ग्रीन क्रेडिट हासिल कर सकेंगे। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात तो क्लाइमेट चेंज पंजाब की जानिब से जारी एलामिये में ये बताया गया है कि सूबाई हुकूमत माहौल दोस्त रवैयों को फ़रोग देने के लिए सोलर चूल्हा या फिर इसके साथ साथ गीज़र या फिर एनर्जी सेवर पंखे जैसे आलात के इस्तेमाल का हौसला अफजाई कर रही है। और इस सिलसिले में महकमे ने शहरियों को पैगाम देते हुए कहा है तवानाई बचाएं, माहौल संवारें और इसके साथ साथ जितने भी सोलर अप्लायंसेज हैं उनके इस्तेमाल करके ग्रीन क्रेडिट हासिल करें। और महकमे के मुताबिक सोलर से वाबस्ता कोई भी ऐसा अप्लायंस इस्तेमाल करने पर शहरी एक ग्रीन क्रेडिट हासिल कर सकेंगे जिसकी माली कदर होगी 10,000 रुपए। और हुकाम ने यह भी बताया कि इस इकदाम का मकसद ना सिर्फ तवानाई के मुतबादिल ज़राए की जानिब आवाम को रागिब करना है, उनको ग्रैब करना है, बल्कि सूबे में जो भी माहौलियाती आलूदगी में कमी है उसको भी ख़त्म करना है। और महकमा माहौलियात ने आवाम पर यह भी जोर दिया है कि वो सोलर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाएं ताकि तवानाई के बहरान पर काबू पाने और साफ माहौल की तश्कील में अपना किरदार अदा कर सकें। और हुकूमत स्कीम के तहत मजीद सहूलियात और मराद देने पर भी गौर कर रही है। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह गजल ने आपको बताया कि पंजाब गवर्नमेंट ने अब सोलर की अप्लायंसेस के हवाले से एक नया कानून मुतारिफ करवाया। और गजल मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक तरफ सोलर अप्लायंसेस आ गई, एक तरफ सोलर पैनल आ गए, लेकिन उन IPPs का क्या होगा जिनसे हमने बिजली खरीदनी है और वो इन्हीं हुक्मरानों के पुराने दौर में उनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए थे, उसी वजह से हमारी बिजली महंगी भी हुई है। और मुबैना तौर पर बहुत सारे हमारे ऐसे हुक्मरान जो अभी भी हुकूमत में मौजूद हैं उनके वो IPP सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी है। सो एक तरफ वो इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है कि अगर इसके हवाले से हम तहकीक करें, मैं कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं कर रहा, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि ये जो सोलर के ऊपर हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं ना, तो शायद बैक एंड पे भी वही लोग होंगे कि एक तरफ से बिजली महंगी हो रही है और बैक एंड पे हम देखें तो सोलर के इन्वेस्टर्स भी वही लोग। सोलर की बात करें, हमने खुद यही इसी प्लेटफॉर्म से एक स्टोरी भी शेयर की थी, जब हम लोगों का ज्यादा रुझान सोलर की तरफ बढ़ा तो टैक्स का निजाम उस पर ज्यादा तेज हो गया। 18% टैक्स उस पर लगा दिया, ठीक है। अब अप्लायंसेस भी आप दे रहे हैं, एक तरफ सोलर के ऊपर टैक्स भी लगा रहे हैं। हालांकि जिस तरह का सोलर सिस्टम है एक घर में अगर आप इंस्टॉल करें, इसको टैक्सेस कम करके इसके ऊपर तो सब्सिडाइज करना चाहिए कि आपका जो नेशनल ग्रिड है उसके ऊपर से वो जो लोड है, एक्स्ट्रा लोड है, वो खत्म होगा और एकदम से जितने भी आपका कंज्यूमर है वो इंडिपेंडेंस की तरफ चला जाएगा और थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन खैर ये कुछ ना कुछ अच्छी खबर है। एटलीस्ट जो आपने सोलर अप्लायंसेस की बात की है ना कि ये एक अच्छा इकदाम है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसको हम अच्छा तो कह सकते हैं, लेकिन अब वही बात है कि लॉज भी आ गए, पॉलिसीज भी आ गई, इनकी इंप्लीमेंटेशन भी हो जाएगी, लेकिन ये कितना ड्यूरेबल होगा, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। जिस तरह आप वो हम आए दिन देखते हैं ना, कुराल से राजा बाजार तक वो ग्रीन बस सर्विस का आगाज हो गया, लेकिन मैं अक्सर अपनी गाड़ी में बैठ के सोचता हूँ कि मैं कहता हूँ यार कि इनका वो जो एक तो पहला वो जो निजाम था ना, टोकन वाला निजाम था, वो मशीन के साथ सारी चीजें होती थी, आप उन बसेस में बैठते हैं खुद किराया देते हैं। तो मैंने कहा इनको जदीद तरीके से, क्योंकि मैं अभी तक उस बस से तो बैठा नहीं हूँ कि कौन सी पर्ची आपको देते होंगे, क्या कोई पर्ची वो ऑनलाइन सिस्टम से, कि ऑनलाइन सिस्टम से पर्ची निकलती होगी या नहीं निकलती होगी। अगर वो हाथ वाली पर्ची है तो उसमें भी तो करप्शन हो सकती है, हर चीज में ही होती है करप्शन। खैर जी, खवातीन और ज़ात आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको एक अच्छी खबर देता हूँ, अच्छी खबर है। बहुत सारे लोग इस हवाले से तंग होते हैं। सऊदी अरब ने 2026 के हज सीजन के लिए मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिदुल नबवी के तमाम अंदर के तमाम तर इलाके में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बशमूल मोबाइल फोन्स और कैमरों पर बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। इस फैसले का मकसद हुज्जाज की राजदारी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुक़द्दस माहौल को बरकरार रखना है और रश के औकात में भीड़ की हमवार नकलो हरकत को यकीनी बनाना है। अभी अगर हरमैन शरीफैन की बात की जाए तो उसके बाहर फोटोग्राफी की इजाज़त ज़रूर है, लेकिन पूरे हज 2026 के अंदर इसको सख्ती से ममनू करार दे दिया गया है। और जो भी लोग हज करना चाहते हैं 2026 में, उम्मीदवार हैं या दरख्वास्तें जमा करवा चुके हैं या करवाएंगे या फिर इरादा रखते हैं 2026 के हज का, उनके लिए ये खबर है कि अब आप मोबाइल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हज के दौरान कम से कम नहीं कर सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जितनी भी फोटोग्राफी होती है ना, वहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई गया है और वहाँ पर जाके पिक्चर्स वगैरह भी ले रहा है तो बहुत से ऐसे लोगों की पिक्चर्स भी कैप्चर हो जाती हैं जो मतलब ऐसा आप ये देखें कि नहीं बनवाते होंगे, और बहुत सारे ऐसी खवातीन की पिक्चर्स भी आ जाती हैं दूसरे के फ़ोन में, मोबाइल में, जिस वजह से उनकी प्राइवेसी भी हर्ट होती है। तो इस चीज़ का ख्याल मतलब ऐसा नहीं रखा जाता। अब ये है कि जितनी भी फोटोग्राफी है या फिर जितनी भी वीडियोग्राफी है वो आप नहीं कर सकेंगे। अब आप सुकून से इत्मीनान से हज और उम्रा करें, जिस तरह से भी आप। वैसे आप जब भी हरमैन में जाते हैं, मुझे तो बहुत दफ़ा वहाँ पे जाने का इत्तेफाक भी हुआ, अल्लाह सबको लेके जाए, तो वहाँ पे जो आप फोटोग्राफी की बात कर रही हैं या फिर पिक्चर्स की बात कर रही हैं या वीडियोग्राफी की बात कर रही हैं, यकीन मानिए कि इनसे
कभी कभार ना आपका दिल भी तंग हो जाता है कि आप इतने मुकद्दस मुकाम पे मौजूद है और वहाँ पे उस मुकाम पे आप इबादत भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं, आप पिक्चर्स ले रहे हैं, आप उसको कैप्चर कर रहे हैं। मैंने भी अनफॉर्चुनेटली किया, लेकिन लोग ना एक दफ़ा करने के बाद वो बार बार करते हैं, बार बार करते हैं कि एक दफ़ा अगर आपने 7-8 दिन वहाँ पे गुजारने तो एक दफ़ा तो ज़रूर कर लीजिए। चले मुकद्दस मकामात हैं, वहाँ की फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन इसको आप क्या कहते होते हैं रोज़मर्रा की चीज़ जिस तरह मामूल बना लिया, उस हवाले से अब सऊदीया ने भी मेरा ख्याल है कि हुक्म सादिर कर लगा दिया। लेकिन ये चलें अच्छी चीज़ है, आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं इंडिया, क्योंकि इंडिया से भी एक खबर है हमारे पास। आपको यकीनी तौर पर हंसी भी आएगी, लेकिन थोड़ा इसके ऊपर ये वैसे मेकअप रूम में जब गजल मैडम इस खबर को पढ़ रही थी तो इन्होंने हमें वहाँ पे भी बताया था, और वहाँ पे पहले ये हंसी और उसके बाद इस खबर को पढ़ा। मैंने उस खबर को पढ़ा, हाँ, यकीनी तौर पर साथ हंसते हंसते आप इसको पढ़ें। सब लोगों को हंसी आएगी, सिर्फ मुझे नहीं। आप जिस तरह वो आपने मेकअप रूम में कहा था पहले मैं हंसी और फिर उसके बाद भारतीय रियासत बिहार के जिला, इस तरह पढ़े ना, इस तरह ही मैंने पढ़ा और मैंने थोड़ा सा पढ़ा। अब आप मेरी स्टोरी खराब कर देंगे। भारतीय रियासत बिहार के जिला बुदगिया में शादी के दौरान खाने में रसगुल्ले कम होने पर दूल्हा और दुल्हन के अहले खाना एक दूसरे से लड़ पड़े, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और भारतीय मीडिया के मुताबिक शादी की इब्तदाई रस्मात अदा करने के बाद दुल्हा और दुल्हन मंडप की तरफ जा रहे थे कि इसी दौरान खाने में रसगुल्ले कम होने पर लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई इस होटल में हुई जहां दुल्हन का खानदान भी मुकीम था, और होटल में लगे सीसीटीवी कैमरा में लड़ाई की वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई, जिसे देखने के बाद लोग हैरान रह गए कि वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि दुल्हा और दुल्हन के खानदान वाले एक दूसरे पर कुर्सियां और बर्तन फेंक कर उनको मार रहे थे। और वीडियो में अहले खाना को जिस तरह से उन्होंने मुक्के घूंसे मारते और धक्के देते हुए देखा गया, वाज़ेह तौर पर ये वीडियो में देखा जा सकता है। ये वाकया 29 नवंबर को पेश आया, जिसके बाद दुल्हन के अहले खाना ने दुल्हा के खानदान के खिलाफ जहेज का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। ख़वातीन हज़रात, दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, लेकिन हम और हमारे पड़ोसी अभी तक रसगुल्ले, जहेज और इस तरह के मुकदमात भी कर रहे हैं, इसके ऊपर लड़ाई भी कर रहे हैं। और दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि एक जगह पे रसगुल्ले ख़त्म हो गए और उसके ऊपर बाकायदा से लड़ाई भी हुई, और लड़ाई इस तरह की हुई कि जिस तरह लग रहा था कि जंग है। एक तरफ से भी बड़ी शदीद किस्म की हमें हाथापाई नजर आ रही है, दूसरी तरफ से शदीद किस्म की हाथापाई नजर आ रही है। और जब सब ने तहकीक की तो पता चला कि ये रसगुल्ले के ऊपर हुई। इसी वजह से जो आखिरी जुमला गजल ने आपको बताया ना कि ये 29 नवंबर को हुई थी, सो 29 से लेके 7 दिसंबर या 8 दिसंबर को हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। सो ये बिहार से चलते हुए पूरे इंडिया में फैली है। इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया से होते होते पाकिस्तान में आ चुकी है। पाकिस्तान में हमने इसको डिस्कस किया, और मैं यकीन मानिए कि ये वीडियो में जाके आप इसके व्यूज देखेंगे तो मिलियंस ऑफ व्यूज होंगे जिसने ये वीडियो बनाई थी, और अब ये पूरी दुनिया में भी फैलने वाली है और ऑलरेडी फैल चुकी है। सोशल मीडिया में भी जब इस तरह की कोई खबर देखते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों में होते हैं, अपने दुख में होते हैं, लेकिन इस तरह की खबर को एंजॉय भी करते हैं। यार देखो कि हमारी परेशानियां क्या हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, और ये एक रसगुल्ले के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार कुटाई करी जा रही है। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको रसगुल्ले से मैं आपको बताता हूँ कि माल्टे का जूस। अच्छा, माल्टे के जूस की बात कर लूं? बिल्कुल, क्योंकि आजकल करनी भी चाहिए। मुकाबला करती है ना, हाँ। क्रिकेट की बात होती है, आप क्रिकेट की बात करती हैं, लेकिन मैं आज नहीं करूंगी, की बात होती है, फुटबॉल की बात नहीं मैं कर रहा हूं ना आपका। अच्छा। आपने रसगुल्ले की बात की है तो मैं आपको माल्टे का बता देता हूं। देखिए, माल्टे के ऊपर मुकाबला नहीं हो सकता क्योंकि ये मौसम भी चल रहा है, तो सब लोग खाते होंगे। रोजाना माल्टे का जूस पीने की हैरत अंगेज फवाइद सामने आ चुके हैं, और रोजाना 2 कप माल्टे का जूस पीने से आपकी सेहत पर काफ़ी नुमाया मस्बत असरात देखे जा सकते हैं। हाल ही में नॉर्थ कैरोलिना और कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटीज़ के साइंसदानों ने एक तहकीक के दौरान शुरा के जो इम्यून सिस्टम है उसमें 1700 से ज़ायद जीन्स में तब्दीलियाँ दरियाफ्त की हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर है, आपके लिपिड लेवल है और सोज़श से जुड़े जीन्स हैं। ये अवामिल दिल और रूह की सेहत के लिए आम हैं, और माल्टे का जूस चाय और कोको में पाए जाने वाले जो ये फ्लोवोनाइड मुरक्कबात हैं, ये सोजश को कम करते हैं और खून की शरियानों की सेहत को बेहतर बनाते हैं, और इनके असरात हर इनफरादी शख्स पर उसके वज़न के मुताबिक मुख्तलिफ होते हैं। मुतादिद साइंसी तहकीकात के नताइज के मुताबिक माल्टे के जूस का रोज़ाना इस्तेमाल मजमूई सेहत को बेहतर बनाता है। माल्टे का जूस जिस्म में ब्लड शुगर लेवल और लिपिड लेवल को
कंट्रोल करता है, सोजश को भी कम करता है और फ़ायदेमंद जो गट बैक्टीरिया होता है उसकी अफजाइश में मदद फराहम करता है और ये सब कुछ इंसान के ब्लड प्रेशर को बरकरार रखने के लिए मावन साबित होता है। सो आपने भी माल्टे का जूस लाजमी मैं माल्टे आजकल वैसे ही बहुत खाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अभी वीकेंड भी था, मैंने वीकेंड पे भी बहुत अच्छे खासे खाए धूप में बैठ। इंशाल्लाह आप भी खाते होंगे वैसे, आपको भी पसंद है। मेरा कोई बाग नहीं है कि मैं आपको वहां से ला के दूं, लेकिन ये है कि हाँ मैं बहुत खाती हूँ, क्योंकि अक्सर एक ट्रेंड सा भी है धूप में बैठकर माल्टे खाने का, तो ये लोग खाते भी हैं, पसंद भी करते हैं। माल्टे आप खा लें या फिर उनका जूस पी लें, एक ही बात है, इससे बहुत से फवाइद हैं जो हसनैन ने आपको बताए हैं। तो ये थी जी आज हमारी सोशल स्टोरीज, यकीनी तौर पर आपको अच्छी लगी होंगी, बहुत फ़ायदेमंद भी के लिए मुफीद भी होंगी, कुछ समझने के लिए भी था, कुछ हंसना भी था। तो यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे और हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक आपको बताते हैं, एक महरूमी की कहानी है जो कि बलूचिस्तान से है। ये बलूचिस्तान बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिसे हम बरसों से सुनते आ रहे हैं और दोहराते भी हैं, मगर इसकी असल वजह पर कभी हमने उस तरह से आप ये कहें कि संजीदगी से गौर ही नहीं किया। सूबाई दारुल-हुकूमत के करीब वाक़ तहसील भागनाड़ी आज भी पीने के साफ पानी से महरूम है, जहाँ इंसान और जानवर एक ही जोहड़ से पानी पीने पर मजबूर हैं। गर्मियों में यही जोहड़ खुश्क हो जाए तो आप ये कहें कि पानी जो है वो गदा पानी जो होता है वो उनको नसीब होता है, वो लोग पीते हैं। हाँ एग्जैक्टली। और 1 लाख से ज़ायद आबादी जो है रहने वाले इस इलाके में सूरत हाल इस कदर ख़राब है कि जिम्मेदारी है हुक्मरानों पर भी आयद होती है और हम पर भी आयद होती है। हम क्यों इस चीज़ से पीछे रहें, क्योंकि महज निशानदही करके खामोश हो जाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि हुक्मरानों को जगाते रहना भी ये हमारा ही काम है और हम जगाते रहेंगे जितना हमारे अंदर कैपेसिटी हुई या जितना हम जगा सके। इसी पे बात करेंगे। मुस्तफ़ा बुज़दार हमारे रिपोर्टर कोयटा से मौजूद हैं। मुस्तफ़ा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो स्टोरी हमने बताई है तहसील बागनाड़ी के हवाले से, ये बताइएगा क्योंकि हम अब चाहते हैं कि हम बलूचिस्तान के पूरे पाकिस्तान के छोटे छोटे मसाइल के ऊपर बात करते हैं। सो ये हम वापस रब्ता करने की कोशिश करते हैं मुस्तफ़ा बुज़दार से, जो कि अभी हमारे साथ मौजूद थे लेकिन शायद उनकी रब्ता हमारे साथ मुनक़ता हो चुका है। सो हमारी कोशिश ये होती है गज़ल सबकी सोच में कि हम ये बलूचिस्तान केपी पंजाब इंटीरियर पंजाब की बात, हम इस तरह के मसाइल आपके सामने लाते रहते हैं और ये जो सेगमेंट होता है ये हम इसमें बात ही छोटे इलाकों की करते हैं, जिन इलाकों में शायद आपको वो न्यूज़ में होते हुए नजर नहीं आएंगे, न्यूज़ में बड़ी हैपनिंग्स में वो जगह बनाते हुए वो स्टोरीज आपको नजर नहीं आती। बिल्कुल जाहिर है, और इतने मसाइल होते हैं और इतनी हैपनिंग्स हो रही होती हैं कि शायद इन चीज़ों पर उस तरह से ध्यान नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर इस सेगमेंट में इस तरह की स्टोरीज करने का मकसद ही ये है कि उन जगहों की, उन चीज़ों की निशानदेही की जाए जो शायद हमारी नज़रों से आमतौर पर नहीं गुजरती, और इसी पर क्या कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए। हमारी क्या जिम्मेदारी है, अवाम की क्या जिम्मेदारी है, हुक्मरानों की क्या जिम्मेदारी है। मुस्तफ़ा बुज़दार ने एक बार फिर हमें ज्वाइन कर लिया। मुस्तफ़ा ये बताइएगा कि ये तहसील बागनाड़ी की जो आज हम स्टोरी कर रहे हैं, यहाँ पे पानी के मसाइल के हवाले से मसाइल तो दिन ब दिन बढ़ते चले जाते, लेकिन अब क्योंकि हमें ये बताइएगा कि इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट की संजीदगी आपको नजर आती है या नहीं आ रही? मतलब कि आप देख लीजिए कि ये हमारे रिपोर्टर का वहाँ पे सिग्नल भी नहीं आते। सिग्नल भी नहीं आते, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि फिर इस पर मजीद अब क्या, कितने अरसे से ये इस तरह से पानी वहाँ पर गंदा होता है, लोग फिर उसको पीते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, क्या कुछ मसाइल लोगों को पेश आते हैं, इस पर ही हमने मुस्तफ़ा बुज़दार से जानने की कोशिश करनी है, अगर उनसे हमारा राब्ता दोबारा से बहाल हो जाए तो। लेकिन ये है कि इस तरह की स्टोरीज जो है ना आती रहती हैं, बहुत सारी होती हैं। एक जो हमें बात की थी गज़ल, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन थी और मेरा ख्याल है कि मेरे नाज़रीन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन थी कि एक ही जगह पे जो पानी का जोड़ है वहाँ से इंसान भी पानी पीते हैं और जानवर भी पानी पीते हैं एक ही जगह से, और वहाँ पे पानी पीना उन सब की मजबूरी भी है और उसकी ये वजह भी है। एक बार फिर मुस्तफ़ा बुज़दार हमारे साथ मौजूद है। जी मुस्तफ़ा साहब, आवाज़ आ रही है आपको? सर बिल्कुल आवाज़ आ रही है सर। आज आपका राब्ता हमारे साथ बार बार मुनक़ता हो रहा है, नाराज़गी तो नहीं है आपकी कहीं कि हम बलूचिस्तान के इशूज़ के हवाले से बात तो करते हैं ABN न्यूज़ में, इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा प्लीज़।
बिल्कुल ऐसा ही है। बलूचिस्तान में आके बहुत बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं यहाँ के हुक्मरानों की जानिब से, टीवी चैनल्स पे बैठ के हों या सियासी जलसे हों या दावे हों, वादे हों, वो हम देखने को जो है हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हक़ाइक़ की बात वो करें तो क्वेटा जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है, उसका मुल्हिका ही जिला है कच्छी। उसकी तहसील है जिसकी तकरीबन 1 लाख से ज़ायद की आबादी है। वहाँ के जो शहरी हैं वो आज 21वीं सदी में भी साफ पीने के पानी को तरस रहे हैं। उनको जो है जोहड़ का पानी जो है दस्तयाब है, जहाँ से जानवर भी वहाँ से पानी पीते हैं और वहाँ पे शहरी भी पानी पीते हैं। अब तो सर्दियां हैं, वहाँ पे पानी दस्तयाब है। जब गर्मियां शुरू होती है बादों का, तो यही जो गंदा पानी है ये भी नायाब हो जाता है। जब ये जो गंदा पानी है, वहाँ के शहरियों से जब हमने बात की, वो कहते हैं हमारे लिए ये भी गनीमत है। लेकिन इसके बरअक्स जब हम हुक्मरानों की कारकर्दगी की बात करते हैं या उनकी कारकर्दगी देखते हैं तो हमें जो है उन पे यकीनन तनकीद भी करनी पड़ती है और उनको निशानदेही भी करनी पड़ती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो है अपनी जिम्मेदारी से न सिर्फ गाफिल नजर आते हैं बल्कि साफी कर भी रहता है, तो उसको भी बाद में उसका जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ता है। तो ये भाग का एरिया है जहाँ पे महकमा PHA की गफलत कहा जाए, वहाँ पे सरदार जो हम पे मुसल्लत रहे हैं या हमारे लोग मुंतखब करते आए हैं, उनकी जो नाअहली है वो जो है अच्छा मुस्तफा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अभी आप ये चीज़ों का जिक्र भी कर रहे हैं, जिस तरह हमने भी जिक्र किया कि वहाँ से जानवर भी पानी पीते हैं, इंसान भी, और इंसान कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, तो ये कितने अरसे से ये निज़ाम इसी तरह से चलता आ रहा है और इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया गया? देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ी गफलत देखने को मिल रही है वो PHE की मिल रही है। यहाँ पे 2-3 बार ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वाटर सप्लाई के वो मंजूर किए गए, करोड़ों नहीं अरबों रुपए की लागत से। सनी वाटर जो है प्रोजेक्ट है, शोरान है, इसी तरह कच्ची वाटर प्रोजेक्ट है, वो जो है उनकी बकायदा लाइनें तो बिछाई जाती हैं लेकिन उस पे जो है उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जाता। उसकी वजह क्या हो सकती है ये PHE हुकाम बता सकते हैं, मुतल्लिका मिनिस्ट्री बता सकती है, जो हुकूमत है वो बता सकती है। लेकिन जब हम इस पे वर्क करने लगते हैं या इस पे वो करते हैं, खोज लगाते हैं, तो हमें ये वो मिलते हैं इसके सबूत के इस पे जो है करप्शन या करप्ट सियासतदान या करप्ट जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो मुलविस है, वो नहीं चाहती कि ये जो प्रोजेक्ट है पाया तकमील तक पहुंचे। और इसी पानी के नाम पे जो है करोड़ों रुपए करप्शन की जाती है, करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। और यही वजह है कि 1,10,000 के नफूस पर मुश्तमिल जो तहसील के लोग हैं वो आज जो है मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं इस गंदले पानी की वजह से, और गंदला पानी पीने पे मजबूर है। ठीक हो गया। अच्छा मुस्तफा, ये मुझे बताइएगा लास्टली कि हम बलूचिस्तान में जब भी उनके मसाइल की बात करते हैं तो हमें ये करप्शन की दास्तान सुननी पड़ती है। आप क्योंकि वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टिंग भी करते हैं और काफ़ी अरसे से वहाँ पे तमाम तर चीज़ों को देख रहे हैं, तो सारे का सारा डिपार्टमेंट, सारे के सारे सियासतदान, सारे के सारे ऑफिसर्स तो करप्ट नहीं हो सकते ना सर? कुछ अच्छे लोग भी होंगे। वो अच्छे लोग क्यों नहीं आते बलूचिस्तान में, या वो अच्छे लोग कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर पाते? देखिए, हम लोगों ने हमेशा जो है विफाक को जिम्मेदार ठहराया है कि बलूचिस्तान के किसी भी जिले में अगर पसमानदगी है तो उसका जिम्मेदार जो है विफाक है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारी तहसील या जिला से जो MPA या MNA मुंतखब होता है वो हमारे इलाके से ही है। अब बात कर लें इसी इलाके की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सरदार यार मोहम्मद रिन जो कि बहुत बड़ी शख्सियत है वो भी मुंतखब होते आए हैं। यहाँ पे अमीर आसिम कुर्द गेलू भी मुतादिद बार मुंतखब हुए हैं और अब भी वो सिटिंग मिनिस्टर हैं। लेकिन वो जो है जब वोट मांगने के लिए लोगों के पास जाते हैं तो यकीनन उनकी जानिब से वादे भी किए जाते हैं, दावे भी किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जो इकदामात हैं वो नहीं किए जाते। और अगर बात की जाए उनके जाती जिंदगी की, तो जाती जो जिंदगी है वो हमें प्रोटोकॉल में नजर आते हैं। 10-10, 15-15, 20-20 गाड़ियों का प्रोटोकॉल उनके हमरा होते हैं, लेकिन अवाम की तरफ जो तवज्जो है वो देने से ये लोग कासिर हैं। तकरीबन जो है हमारे जो लोग हैं वो भी यकीनन इस चीज से खुश हैं कि शायद हमारे हुक्मरान जो हैं जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। उनकी वजह यह है कि जब हुक्मरान 5 साल बाद इनके पास वोट मांगने के लिए हाजिर हो जाते हैं तो हमारे जो लोग हैं वो इसी को खुशी समझते हैं कि चले हमारा सरदार सही, हमारा नवाब सही, हमारे पास एक बार चल के तो आया है। तो यही वजह है कि चल के आने की वजह को जो जब आप गनीमत समझेंगे तो यकीनन आपके ना काम होंगे, ना आपको सहूलियात मुयसर आएंगी, फिर ना अस्पताल। लोगों की तरफ से भी गफलत की जा रही है। चलें, सही, थैंक यू सो मच। मुस्तफा बुज़दार हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे उस गदले पानी की तमाम तर सिचुएशन के क्यों लोगों के लिए इतने मसाइल हैं, क्योंकि लोगों की अपनी ये हालत है।
बिल्कुल ऐसे ख़वातीन हज़रात, अब मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। मौसम के मुतालिक महकमे मौसमियात ने नई पेशगोइयाँ कर दी हैं और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि शुमाली इलाकाजात की या फिर अजला की बात की तो वहाँ पे शदीद सर्द रहने की तवक्को है। इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान भी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों जो मैदानी इलाके हैं उनमें स्मोक, जबकि चंद मकामात पर धुंध पड़ने की तवक्को है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बारिशें कब होंगी और मौसम की सूरत हाल कब बेहतर होगी, इस पर आज हम बात इसी पर बात करने के लिए डीजी मेट ऑफिस हमारे साथ महर साहबजादा साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो यही बताइएगा, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, मौसम तो ठंडा है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन बारिशों का इम्कान नज़र नहीं आ रहा और ना ही, क्योंकि खुश्क सर्दी है, बीमारियां भी बढ़े हैं। आज हम स्टोरी भी शेयर कर रहे थे, बहुत से जो वायरल्स हैं वो भी आम होते जा रहे हैं। कब तक मुतवक्के हैं बारिशें सर? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मौसम में वाकया जो ये पोस्ट मानसून का सीजन जा रहा था, इसमें काफी खुशक साली, कुछ इलाकों में तो खुशक साली का भी जो है वो यानी चल रही है। बलूचिस्तान के कुछ इलाके या सिंध के कुछ इलाके, वहाँ पे फसलों के लिए पानी की शिद्दत, पानी जो जितना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। तो ये अभी तक तो जो है दिसंबर के महीने में कोई खास बारिश, जो मैं कहूँ ना कि जी कोई खास बारिश है। बाकी पहाड़ी इलाकों में शायद इंतहाई शुमाली इलाके जो हैं वहाँ पे किसी वक्त कोई सिस्टम आ सकता है और वहाँ पे तकरीबन आप कह सकते हैं कि हाई एल्टीट्यूड पे स्नोफॉल का इम्कान है। लेकिन नीचे जो हमारे मैदानी इलाके हैं वो अभी तक इसी फॉग या स्मॉग के जरिए असर रहने के इम्कानात है। आज भी अगर टेम्परेचर देखा जाए ना तो स्कर्दू में सबसे कम टेम्परेचर था, यानी -5 डिग्री सेंटीग्रेड था, क्वेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये टेम्परेचर थोड़े से आप कह लें कि जी कुछ दिन से थोड़े से ज्यादा है, वरना स्कर्दू में तो -7 डिग्री भी टेम्परेचर जा चुका है, क्वेटा में -4 भी जा चुका है। इस्लामाबाद जो है मुसलसल 2 और 3 के दरमियान चल रहा है सिलसिला, यानी कोरा जो है वो कुछ इलाकों में पड़ रहा है। और इस बारिश ना होने का जो सबसे ज्यादा नुकसान है ना वो हमारे पोटोवार या इन इलाकों में, क्योंकि गंदम की फसल की बुआई का ज्यादा इन्हसार ये इन बारिशों पे होता है। अगर अब बारिशें होती भी है ना तो ये कह सकता हूँ कि जी वो यानी आप प्रोडक्शन नहीं ले सकेंगे गंदम की या जो भी फसलात हमारे भाइयों ने काश्त करनी होती है, खास तौर पे ये खिता पोठवार में। तो इस बारिश के नुकसानात यानी इस लिहाज से भी ना होने के नुकसानात इस हिसाब से काफी ज्यादा है। यानी मैं आप पहले भी बता चुका हूँ, तो इतनी को खास मुझे दिसंबर के महीने में। अच्छा डीजी साहब, आपने कहा कि आपको दिसंबर के महीने में बारिशें होती नजर नहीं आ रही। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम अक्टूबर को मोस्ट ड्राइस्ट मंथ कहते थे पाकिस्तान का, वो अक्टूबर भी हो गया, नवंबर भी आ गया, दिसंबर भी आ गया। अब 3 महीने से उस तरह से बारिश तो हमने देखी नहीं है। पूरी दुनिया में वेदर पैटर्न चेंज होते हुए हमें नजर आते हैं, लेकिन इतना भी चेंज नहीं होता कि जिस महीने में हमने देखा है कि लंदन में या फिर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, कनाडा की बात की जाए, जिस महीने में वहां पे स्नो होनी है ना वहां पे होनी है। हाँ, उसकी मिकदार में कमी आ जाती है, लेकिन हमारे यहाँ सर वेदर पैटर्न तो यकसर हमें तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजूहत क्या लग रही हैं आपको? आप क्योंकि इसी सिस्टम के अंदर बैठे हुए और इसकी वजूहत को आप बेहतर जानते होंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन वल्नरेबिलिटी जो है हमारे खित्ते में काफी ज्यादा है। अभी भी देखें तो जो मानसून की बारिशें थी वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ही पैटर्न तब्दील हो गए। अभी ये वैसे नॉर्मली तो ये है कि ये पोस्ट मानसून का सीजन जो होता है ना कम बारिशों का होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बारिशें ऐसी हो जाती हैं। जैसे ये खित्ता कोठवार जो है, मैं आपको बता दूं ना कि ये कभी खाली नहीं गया। अल्लाह ताला की मेहरबानी हो जाती है और बारिशें हो जाती हैं, जैसे उनकी गंदम की बुआई या और जो भी फसलें काश्त करनी होती हैं, सरसों या चना या जो कुछ भी है। लेकिन इस दफा तो बिल्कुल ही वो जो है वो खुशक साली का शिकार है। क्लाइमेट चेंज ने, आपको पता है कि जी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया हुआ है। हमारे यहाँ दर्जा हरारत जो है अगर देखे जाए तो काफी ज्यादा, यानी जिस शिद्दत से दूसरे मुल्कों में इनकी वो महसूस किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पिछले ये जितने भी महीने गए हैं
इवन के मानसून के महीनों में भी हमारे पास एवरेज टेम्परेचर जो थे वो काफी ज्यादा 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ज्यादा थे। खैर, इसके असरात की वजह से हम फील कर रहे हैं कि जी ये सूरत हाल ऐसी रहेगी। ये शिद्दत आजकल अगर ईरान की खबरें पढ़े ना, तो ईरान में काफी आप पढ़ रहे होंगे कि जी वाटर लेवल जो है वो काफी ज्यादा कम हो गया हुआ है। बिल्कुल। इवन के तेहरान में या कुछ बड़े शहरों में लोगों को वो माइग्रेशन का भी कह रहे हैं। यानी ये सूरत हाल पूरे खित्ते की होती जा रही है। और हमारे आपको बताऊं कि वेस्टर्न सिस्टम जो होते हैं, सर्दियों की बारिशों का आगाज जो होता है वो वेस्ट से आते हैं और ईरान वगैरह से होके आते हैं। रात वैसे अगर देखा जाए तो सऊदीया के कुछ इलाके जो थे, मदीना शरीफ या इन इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन उनका हमारे तक पहुंचने का इम्कानात बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर तो सर, है। अब आपको यानी क्या ये नजर सिलसिला- आ रहा है इस सारी सूरत हाल के बाद कि हम कब बारिशें देख सकेंगे, कब ये मसाइल हल हो सकेंगे? आने वाले मंथ में कई बारिशों का इम्कान है? बिल्कुल, जनवरी के महीने में बारिश। मैंने बताया ना कि जी हमारे पहाड़ी इलाके जो है ना, इंतहाई शुमाली इलाके, वहां पे होंगी तो स्नोफॉल भी होगी। अभी तक जो स्नोफॉल इम्पैक्ट है वो इतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन स्नो भी पड़ेगी। और अगले ये ज्यादा इम्कानात अब जनवरी की तरफ ही जा रहे हैं कि जनवरी में शायद मौसम जो है ना वो थोड़ा सा खुल जाए। अच्छा डीजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा था जो गर्मी का सीजन था उसमें बारिशें काफ़ी इंटेंसिटी के साथ हुई थी, वो भी थोड़ा सा डिले होके हुई थी, लेकिन इंटेंसिटी के साथ बारिशें हमें तवातर के साथ नजर आई थी, जिसकी वजह से सैलाब भी आया था। अब अगर आप जैन की बात करें कि यहाँ पे आके स्नोफॉल होगी, सर्दियों की बारिशें होंगी, तो इनमें इंटेंसिटी किस तरह की होगी? क्या ये उसी इंटेंसिटी के साथ होंगी या फिर कम कम होंगी? देखें, हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है सैलाब का, उसमें एक तो हमारे लोकल जो बारिश होती है उसका भी होता है, लेकिन गर्मियों में जो कि बारिश होती है तो वो पानी जो होता है दरियाओं में आता है, और साथ स्नो मेल्टिंग का इफेक्ट भी होता है, जिस वजह से दरियाओं में पानी ज्यादा होता है। लेकिन सर्दियों में ये चीज नहीं होती। सर्दियों में स्नो अकोमोडेट होती रहती है और हमारे लिए वो फायदे का बहस बनती है कि जी चलो हमारे जो गर्मियों में रिजर्वायर्स उनके मेल्टिंग की वजह से उनकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन अगर किसी जगह पे ज्यादा बारिश हो गई तो वो मुकामी जगह पे, जैसे बाज़ होता है कि बलूचिस्तान में बारिश ज्यादा होके वहाँ पे चूंकि पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी सूरत हाल हो सकती है। लेकिन इस साल ये सूरत हाल जो होती है बारिश के ज्यादा या कम होने की सूरत हाल जो है वो उस सिस्टम पे डिपेंड करती है कि जी वो सिस्टम किस तरह का, वो किस तरह की रेन प्रोड्यूस करेगा और कितनी उसमें इंटेंसिटी होगी। लेकिन कभी भी हम इसको नहीं कह सकते कि जी आने वाला सिस्टम जो है वो पता तो लग जाता है कि वीक है, लेकिन सर्दियों में आ भी सकते हैं सिस्टम को, ऐसी बात। सही। लेकिन सर, आपको याद होगा गवर्नमेंट ने जो चीज़ इंट्रोड्यूस कराई थी बारिश बरसाने वाला सिस्टम, उसके हवाले से भी हमने बात की थी, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये चीज़ काफ़ी पीक पर थी और इसी तरह से बारिशें नहीं हो रही थी। तो ये चीज़ सामने आई कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। तो क्या अब वो चीज़ दोबारा से नहीं इम्प्लीमेंट की जा सकती? उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं या उससे कितना मौसर हो सकता है मौसम? देखें, उसके लिए भी हमारा डिपार्टमेंट वो कर रहा है काम उस पर। इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट के साथ हैं। गवर्नमेंट मसनूई बारिश की तरफ भी जा रहे हैं और हमारे पास उसका प्रोजेक्ट भी है, तो हम इंशाल्लाह वो भी करेंगे। लेकिन उसके लिए भी थोड़े बहुत जो बादल होने होते हैं ना वो जरूरी होते हैं। जरूरी है अभी तो इसलिए जब बादल, यानी बादलों को आप उनको बारिश ज्यादा भी कर सकते हैं, और दूसरे जो बादल ना बरसाने वाले उनसे वो हल्की फुल्की या बारिश भी करवा सकते हैं। तो ये सिलसिला भी गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया हुआ है। इसकी एलोकेशन हमारे पास है और हम इंशाल्लाह उसकी तरफ भी जाएंगे अगर ऐसी सूरत हाल। और ये मुझे डी साहब ये भी कंफर्म कीजिएगा कि जो क्लाउड सीडिंग की आप बात कर रहे हैं ये पूरे पाकिस्तान में होगी या उन इलाकों में होगी जहाँ पे स्मॉग या फिर फॉग ज्यादा है? नहीं, ये इसका ये वो है ना, फिर वो पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। ये स्मॉग तो इस साल बड़ी कम हुई है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं। लाहौर में जो थे उस वजह से भी तकरीबन आप कह लेंगे एक सबसे ज्यादा स्मोक का बायस जो ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जा रहा है, फिर वो स्प्रे भी किए हैं, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है इस साल अभी तक। स्मॉक जो है होती है लेकिन थोड़ी देर के लिए होती है। अगर आने वाले दिनों में अगर इसी तरह खुशक साली रही तो फिर
कुछ दिनों के लिए फॉग के इम्कानात बन सकते हैं। सही। तो इन इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता अभी। सही। मेहर साहबजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और सूरत हाल पर इन डिटेल डिस्कशन हम कर रहे थे कि बारिशें कब तक मुतवक्के हैं, कब तक इन मसाइल से, इन मुश्किलात से, इन परेशानियों से और ये जो बीमारियां हैं इनसे जान छूट सकती है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक ऐसा अफसोसनाक वाकया जिसको देखकर हर आंख ही नम हो गई है। हमने सोशल मीडिया पर भी देखा कि ये वीडियो कितनी वायरल हुई और यकीनी तौर पर जब आप सुनेंगे, आप देखेंगे तो आप भी रोए बगैर नहीं रह सकते। सरगोदा से अफसोसनाक खबर। सरगोदा के नवाही इलाके चकिया में बाप ने घरेलू परेशानियों से तंग आकर अपनी 3 साला बेटी समेत नहर में छलांग लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 35 साला इर्तज़ा के नाम से हुई है, जो एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल था। और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और थाना फलरवान पुलिस मौका पर पहुंच गई। तवील तलाश की उन्होंने और तलाश के बाद वालिद की लाश तकरीबन 4 घंटे के बाद मिली, जबकि मासूम बच्ची हबीबा जो है उसकी लाश 17 घंटे बाद लोअर जेलम केनाल से बरामद की गई। और वाक़े से पहले गाड़ी में बाप बेटी की बनाई गई एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें वाज़े तौर पर इर्तज़ा ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम बाप बेटी अल्लाह के हवाले होने लगे हैं, सब लोग अपना ख्याल रखें। और इसके साथ साथ घर के हवाले से थोड़ी सी बात की कि मेरी जो घर की चाबियां हैं वो भी कहीं पड़ी हुई हैं, वो ले लीजिएगा। और पुलिस ने भी वाक़े की अब मज़ीद तहकीकात शुरू की है। इसी हवाले से डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ सरगोदा से हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, सरगोदा के नवाई इलाका चकिया फुलरवान में एक ऐसा दिल दिलाने वाला और रूह को लर्ज़ देने वाला सानिया पेश आया है, जिसने पूरी बिरादरी को सदमे में मुब्तला कर दिया है। 35 साला इर्तज़ा जो एक मकामी प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल था, उसने अपनी मासूम 3 साला बेटी हदीबा के हमरा लोअर जेलम केनाल में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस रेस्क्यू की टीमें भारी मशीनरी के साथ मौके पर पहुंच गई, मगर नहर के तेज और बेरहम पानी ने तलाश के अमल को इंतहाई मुश्किल बना दिया। वालिद की लाश 4 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद निकाल ली गई, जबकि नन्ही हदीबा की लाश 17 घंटे बाद रात की तवील और मुश्किल कोशिशों के बाद बरामद हुई। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक पानी के बहाव ने तलाश को बार बार नाकाम किया, लेकिन हर मिनट उम्मीद और बेबसी का आलम था। इस अफसोसनाक वाक़ये से कबल बाप बेटी की एक वीडियो ने अच्छा, पूरी अकील खान साहब, ये तो हमने देखी है वीडियो भी और उसका जिक्र भी कर लिया, यकीनी तौर पर ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन जिस वीडियो में जिक्र कर रहे थे, वो बात कर रहे थे अपनी शायद वाइफ के हवाले से या फिर किसी के हवाले से, तो उसके हवाले से कोई तहकीकात की गई हैं कि कौन, क्यों उनको दुख मिल रहा था? इब्राहिम नाम लिया जा रहा था, वो कौन है, क्या तहकीकात हुई उस हवाले से? इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक चंद माह कबल इर्तजा और उसकी बीवी में अलहदगी हुई थी और नन्ही बच्ची बाप के साथ रह रही थी। रवा हफ्ते ने अदालत ने बच्ची को मां के हवाले करने का हुक्म दिया, जिसके बाद इर्तजा ने ये इंतहाई कदम उठाया। पुलिस का कहना है कि ये फैसला गालिबन उसके लिए ज़हनी और जज्बाती और नाकाबिले बर्दाश्त ठीक हो गया। अकील साहब हमें डिटेल दे रहे थे। अकील खान साहब हमारे साथ मौजूद थे सरगोदा से, जो कि वाक़े के हवाले से हमें इन डिटेल बता रहे थे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ख़वातीन वज़ात, अब मुल्क की सियासत की बात करेंगे। पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी फ़ज़ा का वो लम्हा, जहाँ पे एक तरफ
अता तारड़ के सख्त बयानिए की नई बहस छिड़ गई तो दूसरी तरफ PTI के अंदरूनी खिलाफात और इदारों के साथ कशीदगी ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर दिया। कुछ रहनुमाओं का पार्टी छोड़ देना और महमूद अजगजई का गवर्नर राज के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़, ये सब मिलकर आने वाले सियासी दिनों के बारे में बड़े सवालात खड़े करते हैं। और इसके अलावा जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और क्योंकि जुम्मे वाले दिन हुई तो हमें आज ही मौका मिला उसके ऊपर लबकुशाई करने का, सो उस हवाले से भी हम बात करेंगे हम अपने मौजूद मेहमान से। बिल्कुल जी, और इफ्तिखार शराजी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। आप सीनियर एंकर पर्सन है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू कर लेते हैं, जो उनकी सामने आई इमरान खान की तरफ से जो ट्वीट आया उनके ट्विटर हैंडल से। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो बैरिस्टर गोहर साहब हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसमें स्पेस की बात की जा रही थी, लेकिन बाद में जब हमने जलसे में देखा तो वो एक जो नरम सा लहजा था वो कहीं खो गया और फिर सख्त तनकीद शुरू कर दी। उसको भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी एक्सेप्ट नहीं किया और फिर मुज़ाकरात की बातचीत भी हो रही है। सर, आपको क्या लगता है ये मामला कहीं जाएगा अब मुज़ाकरात तक? देखिए, माहौल तो बड़ा ही कशीदा हो चुका है, उसके अंदर बहुत तनाव आ चुका है। और जो आपने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, गोया कि 6 तारीख को जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तब से ये कहा जा रहा है, उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। गोया कि मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान की जानिब से इस तरह की गुफ्तगू गोया कि मैंने अपने 30 साल सहाफ़ती करियर में कभी नहीं देखी। और सब लोग इस बात से इत्तफाक करते हैं कि उस प्लेटफॉर्म से किसी जमात को इस अंदाज में चार्जशीट करना और उसके सरबराह को गद्दार करार देना, जहनी मरीज करार देना, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट डिक्लेयर करना, वो एक इससे पहले हुआ नहीं है। लेकिन बहरहाल वहाँ से ये बातें की गई जिसको लेके लोग हैरान भी हैं। और फिर कुछ अल्फाज का चुनाव भी ऐसा था कि जिसके ऊपर लोग कुछ मुतरिज़ हैं। आपने देखा है कि परसों जब तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर अपना रिस्पांस दिया तो उन्होंने भी सबसे बड़ा गिला यही किया है। तो ये कहा कि जो चार्जशीट है वो बेबुनियाद है। दूसरा ये है कि अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए। तो मेरा ख्याल में इस मुल्क की एक तारीख तो है ना, आप ये नहीं कह सकते कि इदारों का कोई किरदार नहीं है सियासत में। वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हो या दीगर इदारे हों। अब तो हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सरबराह सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी गोया कि इसमें एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप ये कहें कि आप डिस्कशन में नहीं आएंगे, डिबेट में नहीं आएंगे, ये तो मुमकिन नहीं है। तो मेरा ख्याल में जब आप फिर जब रिस्पांस देने जाए तो आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि गुफ्तगू ऐसी हो कि जिससे आप तो चाह रहे हैं ना कि आपने माहौल को ठंडा करना है, आपने एक इदारे से मुताल्लिक जो इम्प्रेशन है उसको डिसमेंटल करना है, तो उसके लिए फिर तहम्मुल, बुर्दबारी और बड़े सलीके से चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। मुझे मैं यहीं पे थोड़ा सा कथा कलामी की माजरत, दोनों तरफ से लफ्जी गोलाबारी हो रही है। एक तरफ जिस तरह आपने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया कि 30 साल से अनप्रेसिडेंटेड है, तो खान साहब के जो ट्विटर हैंडल है उसमें से जो आर्मी चीफ के हवाले से बयान जारी होते हैं वो भी पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है। कोई भी आर्मी चीफ के हवाले से इससे पहले नाम लेके नहीं बताता था, जबकि वो रिटायर हो जाते थे तो उसके बाद हमें किस्से कहानियां शुरू होती थी। सो दोनों तरफ से अनप्रेसिडेंटेड मामला चल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जो बात आपने की है मेरा ख्याल में वो मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है। आप अगर रिसेंट पास पे जब मियां नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से अलग किया गया था और उसके बाद वो बीमारी की बुनियाद पे लंदन गए थे और पाकिस्तान आने से कुछ अर्सा पहले वो लंदन से भी वीडियो लिंक पे खिताब करते रहे हैं, तो उस वक्त के सिटिंग आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को वो ललकारते रहे, उनका नाम लेके बात करते रहे हैं। और अब भी देखा आपने कि जब ज़िमनी इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ साहब अपने नौमुंतखब लोगों से मिले हैं तो क्या बात उन्होंने की है, उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया है? उन्होंने बिल्कुल वैसी बात की है जैसे DG ISPR साहब ने, कि उन्होंने नाम तो नहीं लिया बानी PTI का, लेकिन उनसे मुराद ही तो उनकी वही थी। तो नवाज शरीफ साहब ने भी जो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने यही कहा कि इमरान खान को लाने वाले उनसे बड़े मुजरिम हैं। तो लाने वाले कौन है इस मुल्क में सबको मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि जो बातें की जा रही है पहली बार की गई हैं। उनके हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर मियां साहब के पुराने इंटरव्यूज आज भी सोशल मीडिया पे लोग लेके चल रहे हैं कि पूरी स्कीम बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुंतखब हुकूमतों को कैसे गिराया जाता है, कैसे वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं, कैसे उनको फांसी पे चढ़ाया जाता है, कैसे उनको जलावतन किया जाता है, वो सारी बात बता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई चीज़ें नई नहीं हैं।
लेकिन इस वक्त जो हालात तकाजा ये कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बहरहाल तहरीक इंसाफ एक रियलिटी है। कौमी असम्बली से लेके पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो उनकी 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत है, बाकी जगहों पर भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि इस जमात को हैंडल करने का जो ये तरीका है वो मुनासिब नहीं है। अगर उनकी तारीफ से कुछ एक तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दिए भी जा रहे हैं तो हुकूमत कहाँ है? हुकूमत तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें एक्टिव नजर आई है कि लोगों के नाम ECL में डाले जा रहे हैं, उसके बाद उजरा आके बड़ी हार्ड दे रहे हैं। और भाई मेरे, अगर आपको लग रहा है कि मुल्क के अंदर एक तल्खी पैदा हो रही है तो उस तल्खी को दूर करने का काम तो आपका है। बिल्कुल आपने नहीं किया तो लामहला तौर पे मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान को आके अपना मौक़िफ़ देना पड़ा। ये काम तो आपको करना चाहिए था ताकि इस नैच में चीजें जाती ना। तो मैं समझता हूँ कि आज हमें हुकूमत को भी पूछना चाहिए कि अगर आज इस तरह के तल्ख किस्म के बयानात आ रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में इदारे की या पाकिस्तान की बदनामी हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत उसके इत्तेहादी है। अच्छा शरादी साहब, मुझे ये बताइए कि अब जिस तरह से जो फैसल वाबडा के बयानात है, अक्सर उनकी कई भी बातें सच भी हो जाती हैं। जो बयान दे रहे हैं बैन के हवाले से पार्टी को, फिर डिस्क्वालीफाई करने के हवाले से भी ये बातें आ रही हैं, फिर वो ईमानों में लोग कैसे पहुंचे, 9 मई के जो केसेस थे वो, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। और फिर आपको पता है बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हमारा जो एक नैरेटिव था, बयानिया था, वो ये था कि खान साहब से हमारी मुलाकात हो, लेकिन अब हम इस चीज़ रिहाई हो, अब हम इस चीज़ पर आ गए हैं कि मुलाकात हो। यानी वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे कंसीड तो कर ही रहे हैं कि हमारी पोजीशन कमज़ोर हो चुकी है। तो फिर अब वे फॉरवर्ड आगे क्या है? क्या कोई आपको नज़र आ रहा है कुछ? क्योंकि ज़ाहिर है आपकी दोनों साइडों के लोगों से बात होती है। अभी बिल्कुल देखें, एक तो जो फैसल वाडा साहब है ना, मैं तो हैरान हूँ कि जिस पार्टी के वोटों से वो सेनेटर बने हैं, गोया कि पीपल्स पार्टी के वोट से, वो पार्टी तो खामोश है, उनका तो कोई इसके ऊपर कोई वाज़ेह रिस्पांस नहीं आया। बट वो न सिर्फ ये कि अगली स्कीम बता देते हैं और एक ऐसी स्कीम कि जिसको खुद हुकूमती वज़रा रिफ्यूट करते हैं। आज भी मैं सुन रहा था, कल भी मैं सुन रहा था कि हाँ गवर्नर आज एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन इस वक्त जो हालात है उस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूँ कि फैसल वाडा साहब को भी वो लोग ज़रूर पूछें कि भाई मेरे, ये आपको रात में ख्वाब आते हैं, ये कौन आपको ये सारी बातें बता रहा है कि गद्दारी के मुकदमात बनेंगे, पार्टी के ऊपर पाबंदी लगेगी, जो लोग खैबर पख्तूनख्वा के अंदर छुप के बैठे हैं उनको पकड़ के लाया जाएगा, घसीट के लाया जाएगा। ये बातें तो तल्ख माहौल को और ज्यादा मजीद गहरा कर देंगी। तो मेरा ख्याल में ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो एक इंडिविजुअल हैं, उनकी बातों को हमें भी सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिम्मेदार लोगों को उन्हें जरूर शट अप कॉल देनी चाहिए। तो मामला ये कि वे फॉरवर्ड क्या है, मैं समझता हूं कि वे फॉरवर्ड, अच्छा वे फॉरवर्ड से पहले ना मेरा एक सिर्फ पॉइंट ले लीजिएगा शराई साहब। आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज रियलिटी। मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं, पूरा पाकिस्तान मानता है, लेकिन इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है। उनको आंखें दिखा के, उनको बुरा भला कह के आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमने माजी में भी देखा, चाहे बेनजीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, कहीं ना कहीं पे वो टेबल पे गए, एक कदम वो पीछे गए। यहाँ पे कोई कदम पीछे लेने के लिए जा ही नहीं रहा, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है, ना स्टैब्लिशमेंट ले रही है। सो इसका क्लाइमेक्स क्या होगा फिर वे फॉरवर्ड की जो आप बात कर रहे हैं? देखें, अब मैं समझता हूं कि स्टेटमेंट्स उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे दिए हैं या उनका सोशल मीडिया जो टीम है वो जो कुछ कर रही है उसको अलग रख के, बाकी जो उनकी डिमांड्स है मुझे बताएं कि वो क्या जेन्युइन नहीं है। वो समझते हैं कि इलेक्शन 2024 का ऑडिट होना चाहिए, वो समझते हैं कि उनसे मखसूस नशिस्तें छीनी गई, उनका जो पार्टी का सिंबल उनको अभी तक वापस नहीं किया जा रहा, या ये है कि उनके खिलाफ जितने मुकदमात हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर इल्तवा का शिकार हो रहे हैं, उनके कितने साथी हैं जिनके खिलाफ अदालती प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ रही, जो उनको जमानत का हक है वो हासिल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी जेन्युइन किस्म की बातें हैं, कम से कम इन पे तो गुफ्तगू होनी चाहिए। और अगर उनके गिले बजा हैं तो यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर तहरीक इंसाफ के रवैये में जो तल्खी है वो भी हमें कम न होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर आप उनके जेन्युइन डिमांड्स को भी नहीं मानते, उनकी उन बातों को जो जायज हैं अगर वो भी नहीं मानते, उसके बाद आप वो कहें कि वो अच्छे बच्चे बन के इस 5 साल इक़्तिदार के अंदर खामोश रहें और एक बड़ी इनइफेक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करें, इस दौरान उनका जो रहनुमा है वो क़यादत के खिलाफ सोबते बर्दाश्त करता रहे, वो क़ैद तन्हाई में रहे, उसके खिलाफ आप अंदाजा लगाएं कि जिसको आप मेगा करप्शन का केस कह रहे हैं, वो 190 मिलियन पाउंड, उस केस की पिछले 10 माह से कोई एक समाअत नहीं हो सकी। बिल्कुल हर 2 माह बाद, 1 माह बाद समाअत अनाउंस की जाती है और फिर कोई वजह बताए बगैर उसको मनसूख कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है फिर
ये वो इकदाम हैं कि जिससे उनका जो गम और गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ता है। इन एरियाज को एड्रेस कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है फिर उनकी जो सोशल मीडिया टीम है या खुद उनका जो रवैया इतना तल्ख है उस पर नरमी आ सकती है। सही। अच्छा, अब शराजी साहब, जिस तरह से अभी आपने इस हसनैन के सवाल का तज्जिया किया ना, मुझे इसमें बहुत सी बातें आपकी रेलिवेंट नजर आई, क्योंकि ये चीज़ है और ये एग्जिस्ट भी करती है कि वो हमायूं मोहम्मद साहब ये एक दिन किसी प्रोग्राम में बैठे बात कर रहे थे कि हमने अगर एहतजाज भी करना है या कुछ भी करना है तो हमारी बात पहले बातचीत से नहीं मानी जाती, पहले एहतजाज करने का कहा जाता है। जब हम तंग आकर एहतजाज करते हैं उसके बाद वो बात मान ली जाती है। मुलाकात हुई तो मुलाकात हफ्ते पहले भी हो सकती थी, हफ्ते बाद हो गई, वो भी जब हमने एहतजाज किया। तो ये सारी चीजें पीटीआई जब एहतजाज शुरू करती है उसके बाद ही उनकी मान ली जाती है। तो मेरा सवाल भी आपसे यही था कि अब कोई रियासत हुकूमत इस चीज पर गौर भी कर रही है कि मुज़ाकरात के जरिए कोई बातचीत की जाएगी या फिर जैसा मामला चल रहा है ऐसे ही चलेगा? जी देखिए, ख्वाजा आसिफ के बयानात से तो मुझे नहीं लग रहा, अता तारड़ साहब के बयानात से तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई इस आग को बुझाने की कोशिश हो रही है। अगर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब इस हवाले से अंगेज कर रहे हैं लोगों को, बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे सवाल करता हूँ कि भाई हमारे पार्लियामानी डेमोक्रेसी के अंदर जो सेनेट का अपोजिशन लीडर था शिबली फराज साहब डिस्क्वालीफाई होकर घर चला गया, कौमी असम्बली का था उमर यूब साहब, उसको भी आपने घर भिजवा दिया। उसके बाद अपोजिशन बेंचों में बैठे लोग मेजॉरिटी एप्लीकेशन के साथ 2 लोगों को नॉमिनेट किया उन्होंने कि आप इनको कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर कायदे हिस्ब इख्तिलाफ बना लें। आज तक वो नाम लेके आप बैठे हुए हैं। तो जब आपका तर्ज अमल ये होगा तो फिर आपकी गुफ्तगू को कोई सीरियस नहीं लेगा। अगर आप समझते हैं कि आप भी चाहते हैं कि माहौल कशीदा जो है वो ख़त्म हो, तो कम से कम उनकी जो मैंने पहले भी बात की, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको पूरा करें, उनके ऊपर कोई स्टेप्स लें, ताकि जो आपके बारे में एक इम्प्रेशन बने हुकूमत वक्त के बारे में कि आप दस्त बेपा हैं, आपके पास कोई इख्तियारात नहीं है, आप किसी से पूछ के कोई फैसला कर सकते हैं। वो इम्प्रेशन तब डिसमेंटल होगा जब कम से कम आप कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर कायदे से इख्तिलाफ जो उनकी मर्जी का उनको आप नोटिफाई करेंगे और साथ में उनको एश्योरेंस देंगे कि जो आपकी जायज़ डिमांड्स हैं उनको पूरा भी किया जाएगा और उनके ऊपर हम किसी से डिक्टेशन लिए बगैर खुद फैसले करेंगे। अच्छा शराजी साहब, तब मामला आगे बढ़ेंगे। शराजी साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस प्रेसर में आप भी वहाँ पे मौजूद थे, कुछ 2-3 सवालात ऐसे हुए जिन सवालात के जवाब में उन्होंने एक तो रियासत को एक्सप्लेन किया कि रियासत है क्या, और ऊपर से मुझे ये लग रहा था कि दबे अल्फाज में वो गिला भी कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट है वो उस तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है जिस तरह की उनको करनी चाहिए थी। क्या आपको भी ये तासुर लगा? जी बिल्कुल, बिलखसूस 9 मई से मुताल्लिक जो हुकूमत वक्त का बयानिया है, गोया कि न सिर्फ मुसल्लह अफवाज बल्कि हुकूमत वक्त ये समझती है कि उस दिन गोया कि रियासत के ऊपर लोगों ने हमला किया है। तो अगर आपका बयानिया इतना बड़ा है, फिर सवाल यही था कि उन लोगों को अभी तक सजाएं क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स ने तो अपना काम कर दिया है, आप जाएं जरा आजम नजीर तारड़ साहब से पूछें कि जो सिविल अदालतों के अंदर मामला चल रहे हैं वो इतनी पेंडेंसी का शिकार क्यों है। तो मेरा ख्याल में एक तो ये है। दूसरा, यकीनी तौर पे जब उनसे ये सवाल भी किया गया कि जी किसी मामले पे अगर आपने कोई मैसेजिंग करनी है हुकूमत को, तो उन्होंने कहा ये थोड़ी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोरम हमारे पास अवेलेबल है, हम तो रोज बात करते हैं, मिलते हैं। तो मेरा ख्याल में जब एक चार्जशीट इतनी बड़ी आई है कि जिसमें एक शख्स को कहा गया है कि इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, वो मुल्क इस वक्त भारत का आलाकार, वो शख्स भारत का आलाकार बना हुआ है, तो ये चीजें तो मेरा ख्याल में हुकूमत वक्त के साथ भी शेयर हुई होंगी। बिल्कुल। तो कहाँ थी हुकूमत ने ये बातें आवाम को क्यों नहीं बताई और इस मामले पे क्यों इनिशिएटिव नहीं लिया? यही तो बात मैं कर रहा हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर आपने 9 मई के मुकदमात को टेकअप किया, 132 अफराद के नाम अभी जेल में डाल रहे, तो इससे एक इम्प्रेशन आता है कि हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं और जो बयानी अख्तियार किया गया है उस बयानी के साथ खुद हुकूमत भी नहीं खड़ी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इफ्तिखार शराजी साहब सीनियर रैंक पर्सन हमारे साथ मौजूद थे और हम इन डिटेल डिस्कशन कर रहे थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीटीआई की जानिब से, DGISPR की जानिब से, अब क्या वे फॉरवर्ड है उस मुतालिक भी, या और यकीनी तौर पर बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे और आपके साथ शेयर करते हैं एक बार फिर से पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी स्टेज पर अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। मैं बात कर रही हूँ हसनैन रजा साहब की, जिन्होंने कोलंबो में होने
वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया। 94 किलोग्राम कैटेगरी में 570 किलोग्राम का नाकाबिले यकीन मजमूई लिफ्ट और 250 किलोग्राम की पावरफुल डेड लिफ्ट ने न सिर्फ हरीफों को हैरान कर दिया बल्कि दुनिया को पाकिस्तान की उभरती हुई स्ट्रेंथ स्पोर्ट टैलेंट की झलक भी दिखा दी है। बिल्कुल ऐसे। और आज मेरे हम नाम हसनैन रजा यहाँ पे मौजूद हैं। हसनैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बहुत दिख हो जब आप पाकिस्तान के लिए इतने ज़्यादा एजाज़ात ले रहे थे, उस लम्हे में हमें ले जाइए जब ये आप एजाज़ ले रहे थे, उस मुकाबले में शामिल थे जब नाम और वो क्या अनाउंस हुआ लम्हात पाकिस्तान थे का। आपके लिए? बड़ा प्राउडली फील किया क्योंकि आप जब इस स्टेज पे आना ही बड़ी बात थोड़ा सा पीछे जाए ना, कि जब वो प्रेशर भी तो होता है ना कि आपके सामने एक टारगेट रख दिया गया कि इस टारगेट को आपने अचीव करना है और फिर आपके बैक एंड पे चल रहा हो कि मैंने ये कामयाबी हासिल करनी है अपने मुल्क के लिए। मुल्क के लिए तो ऐसे ही था। जब जिस वक्त मैं वार्म अप ग्रुप में था, अपनी तैयारी कर रहा था, तो हम वहाँ पे हर चीज़ देख रहे होते हैं कि जी जो हमारे मुखालिफ हैं, जो दूसरे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो क्या क्या वेट अटेम्प्ट ले रहे हैं कि हमने उससे बेहतर क्या करके दिखाया। तो बड़ा प्रेशर होता है, लेकिन जो अच्छा प्लेयर होता है उसका ये होता है कि वो इस प्रेशर में अपने आप को यानी कंट्रोल करता है अपने आप को और अपनी लिफ्ट यानी मेक श्योर करता है कि जी मैंने ये वेट लिफ्ट करके मैंने गोल्ड लेना है। तो काफ़ी प्रेशर था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस प्लेटफॉर्म पे जाके अपना और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया और बहुत ही प्राउड फील किया मैंने। सही, यकीनी तौर पर ये एक प्राउडली मोमेंट होता भी है जब आपका नाम, पाकिस्तान का नाम इस तरह से, और यकीनी तौर पर जिस तरह से आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, तो जब अपनी तय पे ये कामयाबी नजर आती है तो इंसान को वैसे ही प्राउड होता है। मुझे ये बताएं कि इसके पीछे आपकी क्या डेली रूटीन होती है, किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं, क्या होता है? मैडम इसके ना हम लोग मेरा कोई 6 डेज अ वीक मेरी एक्सरसाइज होती है। मेरा पूरे सेशंस होते हैं और पूरे प्लान्ड सेशंस होते हैं कि हमने क्या करने हैं। वो कोई 1.5 से 2 घंटे का एक सेशन होता है, उसमें हम अपनी प्रेप करते हैं पूरे कंपटीशन के लिए। इससे पहले ही 1 महीना पहले मैंने भी नेशनल चैंपियनशिप खेली, उसमें भी गोल्ड लिया, नेशनल चैंपियन बना। अच्छा। फिर उसके बिहार फिर डिजिट कंपाइल किए कि वर्ल्ड में अगर आपने उस प्लेटफॉर्म पे जाना है और आपने गोल्ड लेना तो आपको क्या टोटल करना पड़ेगा, कौन सा वेट लिफ्ट करना पड़ता है। तो फिर उन डिजिट को आप जेहन में रख के फिर आप अपनी तैयारी करते हैं और फिर वो इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो तैयारी भी की और उसका रिजल्ट आप सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने आया रिजल्ट। अच्छा हसनैन, आपने अपनी कामयाबियों के हवाले से भी बताया, अपनी ट्रेनिंग के हवाले से भी बताया, लेकिन जो पावर लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है, कोई भी ऐसा खेल है जो आप ओलंपिक्स में शामिल है या इस तरह के खेल हैं, उसमें आपकी एक पूरी जैद मुसलसल है, जदोजहद है, आप अपनी लाइफ सर्कल को उस तरह से मैनेज करते हैं, लाइफ स्टाइल को उस तरह से मैनेज करते हैं, कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पावर लिफ्टिंग का फ्यूचर हमें भी पता है ना कि एक पावर लिफ्टर कितने पैसे कमा सकता है, पावर लिफ्टिंग से नहीं, उसको कुछ और करना पड़ेगा। तो तमाम तर चीज़ों को आप किस तरह से मैनेज करते हैं? मैं अपनी इसके अलावा मेरी यानी मैं वापडा का एम्प्लॉय भी हूँ। अच्छा। मेरी जॉब भी है और प्लस ये है कि मैं उसके अलावा मेरी पर्सनल ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा हैं जिससे मेरा सारा सर्वाइवल मेरा अच्छा यानी वेस्ट हो जाता है। सही। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप यानी डे स्टार्ट करते हो तो आप सुबह से लेकर शाम तक आपकी रूटीन चल रही होती है। कभी आपके ऑफिशियल मैटर, कभी आपके दूसरे ट्रेनिंग मैटर, फिर उसके बाद शाम को आपने अपने लिए ट्रेनिंग करनी है। फिर वो सारे दिन का स्ट्रेस भी आपके पे होता है कि यार मैंने कल ये काम करना था, आज ये काम किया, आज ये, फिर शाम को अपनी ट्रेनिंग करना। तो ये बस अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ हो गई है बड़े अच्छे तरीके के साथ और मैनेज भी हो रही है और मैनेज भी होती जा रही है, बड़े अच्छे तरीके के साथ मैनेज हो रही है। और मैं इस वक्त एक बात यानी इस चैनल के थ्रू ही कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने अभी अपने मुल्क का नाम रोशन किया, सब पाकिस्तानियों की दुआएं मेरे साथ थी, मेरे पेरेंट्स की, मेरे फ्रेंड्स की, हर एक की। सब अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद आप सबका शुक्र अदा करता हूँ और ये वादा भी देता हूँ इंशाल्लाह ताला अब से ऑनवर्ड आप मुझे नेशनल या इंटरनेशनल किसी भी इवेंट में देखेंगे इंशाल्लाह। तो आप इंशाल्लाह 300 प्लस इंशाल्लाह। और वो आपकी मेहनत आपकी बातों से भी झलक रही है। हसनैन साहब, मुझे ये बताएं कि अभी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर जो भी एथलीट आता है ना, तो उसका सबसे बड़ा मसला भी ये होता है स्पॉन्सरशिप के हवाले से कि हमें नहीं मिलती है, तो अपने ऑन पे ही सब कुछ करते हैं। तो आपका भी ये मेन है? ये हुआ था, ऐसा हुआ, लेकिन इनमें मैं 3 नाम यहाँ लेना चाहूँगा। एक पहला नाम है राउमीन हाशिम साहब, दूसरा नाम है सलाउद्दीन साहब और शाहिद हुसैन साहब और मियां मिसबाह रहमान साहब। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया, मुझे वेस दिए कि आपको अगर कोई स्पॉन्सरशिप का इशू कुछ हो रहा है तो आप इस तरीके से चलें, ऐसे चलें, यानी मैनेज करवाएं। तो इन्होंने बहुत हेल्प आउट किया, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और बाकी ये हर स्पोर्ट्समैन के साथ ये इशू है कि अगर आपने जाना है
तो सबसे पहले आपका मेन आपको ब्रेकअप जो आता है उसमें ये होता है कि जी आपको स्पॉन्सर कौन करेगा। स्पॉन्सर कौन तो करेगा? स्पॉन्सर का इशू एक है कि वो अगर दूसरी कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी अगर आपको अच्छा कोई मिल जाए तो फिर प्लेयर के लिए कोई मुश्किल नहीं होती। और वैसे भी मेरे ख्याल है कि जो जहाँ पे आप खेलने जाते हैं उनको आपने अपनी पूरी आइटिनरी शेयर करनी पड़ती है कि आपने क्या करना है, कहाँ पे रहना है, कहाँ से मैनेज करना है। एक एक चीज़ होती है, मैनेज होती है, आपने कहाँ रहना है, आपने वेन्यू कंपटीशन वेन्यू में किस तरह पहुंचना, इवन के एयरपोर्ट से वहाँ पहुंचना, आना जाना, एक एक चीज़ उन्हें मेंशन होती है वहाँ पे, पूरी प्लान्ड होती है और उसकी प्रॉपर बुकिंग होती है। ऐसे नहीं होता कि आप कहें कि जी कंपटीशन आ रहा है और हम चले जाएंगे या उसके लिए वीज़ा लगना। फिर आपकी फेडरेशन में हमारे राशिद मलिक साहब, इनका बड़ा रोल है बीच में, सारे हमारे वीज़ा प्रोसेस करवाना, फिर हमारे वहाँ पे अरेंजमेंट सारे करवाना। बट वो तब ही पॉसिबल होता है जब आपके पास स्पॉन्सरशिप हो। स्पॉन्सरशिप होगी तब। स्पॉन्सर हो तो फिर ही तो आप अभी कर आप सकते हैं। अपनी जो स्ट्रेंथ स्पोर्ट है, इसके हवाले से क्या कुछ देख रहे हैं? पाकिस्तान में कितने इसके हवाले से लूप होल्स हैं और इसके मुतालिक कितने इक़दाम किए जा रहे हैं? इसके मुतालिक कोई ज़्यादातर तो प्लेयर खुद ही सारे इकदाम कर रहे हैं फेडरेशन के साथ मिलके। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी ना लोगों के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक नया ट्रेंड चल रहा है। लोग बाकी जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं उनसे उनका टेंडेंसी जो है ना इधर पावर लिफ्टिंग की तरफ आती जा रही है। क्योंकि इसके अंदर आपका सिर्फ ये कि आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, आपकी अच्छी ट्रेनिंग होगी तो आपने अपना वेट लिफ्ट करना है, उसमें कोई चीट नहीं कर सकता आपको। सारी दुनिया आपको देख रही है आप क्या वेट लिफ्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर वो रुझान तो बहुत ज़्यादा सबकी तरफ, यानी बाकी स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं स्पोर्ट्समैन, वो भी इवन के फीमेल इसके अंदर बहुत पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो बस। अच्छा, मैं एक सवाल सबसे करता हूँ हसनैन कि जब आप इंटरनेशनल इवेंट खेलते हैं, अभी आप कोलंबो से होके आए, वहाँ पे बहुत सारे कंपेटिटर्स आपके साथ होते हैं और वो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से आए होते हैं या फिर एशिया के डिफरेंट कंट्रीज से आए होते हैं। सो उनके साथ जब आप रहते हैं, सीखते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जिस तरह मैंने पिछले सवाल में आइटिनरी की बात की थी, उनके यहाँ किस तरह के उनके इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर किस तरह की स्पॉन्सरशिप्स होती हैं या फिर गवर्नमेंट लेवल पे किस तरह से उनको स्पॉन्सर किया जाता है? क्या निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ है? क्योंकि उनकी कारकर्दगी भी उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ ही होती है। टोटली डिफरेंट है क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो आपका इक्विपमेंट है वो ही बहुत आपका एक्सपेंसिव है। वो सारा अप्रूव्ड इक्विपमेंट होता है। वो SBD की जो आपकी बेल्ट हैं, जो आपका वो सिंगलेट है, जो आपकी वो नी स्लीव्स हैं, इवन कि आपकी सॉक्स वगैरह जो हैं कंप्रेशन सॉक्स, ये सारी एक एक चीज़ बड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं, अगर आपके पास इक्विपमेंट अच्छा है अप्रूव्ड, तो जाहिर है वो आप उसको देखने वाले भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन फ़र्क बहुत पड़ता है उससे। एक आपकी लोकल अगर चीज़ आप लेके जा रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन में और एक आपकी जो अप्रूव्ड इक्विपमेंट है उसमें अगर आप खेल रहे हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी लिफ्टिंग का, बहुत उस पर इम्पैक्ट आता है। सही। अभी आपके नेक्स्ट टारगेट्स क्या है, किस पर अभी काम मैंने है? मैडम रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर मैंने कॉमनवेल्थ खेला था, उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था। अच्छा। अभी ये खैर से इस साल ये आया, तो अभी इंशाल्लाह अभी जैसी जैन स्टार्ट होगा तो पूरे साल का कैलेंडर आ जाता है पावर लिफ्टिंग का कि अच्छा। दुनिया में किस किस जगह पे आपकी एशियन चैम्पियनशिप कहाँ हो रही है, कॉमनवेल्थ कहाँ हो रही है, वर्ल्ड कहाँ हो रही है। फिर इंशाल्लाह उस हिसाब से अपना सारा प्लान करके और अच्छे रिजल्ट के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान का मज़ीद नाम रोशन। और जो बिगेस्ट गोल है एज ए एथलीट, वो आपका क्या है कि आप इस गेम में कहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा जो आपका एक गोल है कि वो अचीव करना चाहते वो मेरा टारगेट ये है कि मैं 700 प्लस टोटल लिफ्ट करके दिखाऊं। ओके। जी, क्योंकि वो अभी तक किसी ने किया नहीं है इधर, तो वो 700 तो उसके लिए प्लस तैयारी हो रही है उसके लिए आपकी? तैयारी बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। एक एक दिन तैयारी होती है। 700 प्लस टोटल, वो ऐसा टोटल है कि यानी अगर आप 750 या 740 तक करते हैं ना, तो आपको पता है कि आपकी वेट कैटेगरी में दुनिया में कोई भी ये चीज़ नहीं कर रहा। तो फिर आपको एक होता है कि यार मैंने ये अपना टारगेट अचीव करना और इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर करूँगा। और आपकी इन कामयाबियों के पीछे फैमिली का तो सपोर्ट होता ही होता है, लेकिन फैमिली के साथ साथ मुझे पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का या फेडरेशन का कोई रोल आप बता सकते हैं कि उनका कोई रोल है? फेडरेशन का मैंने आपको बताया ना कि हमारे जब हमारा स्पॉन्सरशिप का हो जाता है तो फेडरेशन हमारे वीज़ास इशू सारे वो सॉर्ट आउट करते हैं, हमारी अरेंजमेंट। मतलब वो मोर की हद तक ही हैं मोर की हद तक या कहीं ना कहीं से जनरेट करते हैं वो भी आपके लिए फंड्स? फंड्स तो आपको खुद से करने पड़ेंगे। वो तो स्पॉन्सरशिप आपने खुद ही लेके आनी है, खुद ही आपने सारा करना है। यह है कि बाकी आगे का रास्ता हमारे लिए आसान कर देंगे। सही। तो हसनैन साहब, इन सारी सूरत हाल में जिस तरह भी आप पिछले सवाल के जवाब में अपनी नेक्स्ट टारगेट का बता रहे थे और बता रहे थे कि 70% कुछ वेट की बात कर, तो ये डाइट प्लान भी होता है फिर आपका, क्या मतलब? बिल्कुल होता है। अच्छा। बिल्कुल होता है। मेरा, मैं आपको बताऊं कि जब मैं ये वर्ल्ड के लिए जा रहा था तो मेरा बॉडी वेट 3 kg ज़्यादा था। अच्छा। तो जब आपने अपना बॉडी वेट कम करना होता है और अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी होती है तो ये सबसे मुश्किल काम होता है।
कि आप अगर वेट अपना लॉस करते हैं, चाहे हेल्थी वेट लॉस करते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ में फ़र्क पड़ता है। ये बड़ा इस डाइट में बड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको सेक्रीफाई करनी पड़ती हैं कि जी मैंने ये चीज़ अवॉइड करनी है, ये चीज़ नहीं खानी। और फिर कभी तो कंपटीशन, खाते होंगे जो चीजें पसंद हो, वो कब फिर खाते हैं? कंपटीशन के बाद फिर तो Cheat day. कोई चीट डे ऐसे वो फिर डेली चीट डे होता है। अच्छा। कोई ये नहीं, डेली चीट डे। और ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि कंपटीशन के बाद डेली चीट डे होता है, लेकिन फॉर वन कंपटीशन आप कितने अरसे तक अपनी डाइट पे स्टिक रहते हैं कि जो सेम डाइट है, स्ट्रिक्ट डाइट है, वो आपने करनी है? 4 to 5 मंथ। 4 to 5 4 months. to 5 मंथ जो है हाँ। ना, Not वो a single आप- cheat day. और नॉट अ सिंगल चीट डे। my आप जो God. है ना 4 से 5 महीने आप इन चीज़ों के लिए तरस अच्छा, मैं रहे तो ये समझती थी कि शायद अब आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ में कंपटीशन है, तो पिछले मंथ आप तैयारी करेंगे, वेट अपना कम कर लेंगे और बात नहीं, वो खत्म। इतनी जल्दी नहीं। वेट, हेल्थी वेट लॉस करना और अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, ये बड़ा मैटर करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप कहीं नहीं, मैं 2 दिन के अंदर ही या 1 महीने में वेट लॉस करके नीचे आ जाऊं और स्ट्रेंथ आपकी जीरो हो जाए तो वो उसका फायदा फायदा सही नहीं हो। है। जी, मैक्सिमम 4 to 5 months। 4 to 5 मंथ प्रॉपर आप अपना एक पूरा ठीक। ट्रैक बनाते हैं कि जी मैंने ये complete सही हो कर- गया। हसनैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप इसी तरह से कामयाबी से मिलते रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। खवातीन वज़ात हसनैन रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले हमने मुल्क की सियासत के ऊपर बात की। यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। वेलकम बैक। खवातीन वज़ात, अब जिस सेगमेंट का आपको शिद्दत से इंतज़ार रहता है पूरा हफ्ता, वो सेगमेंट आ चुका है और हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं दाऊद जी, जो कि हमें बताएंगे क्या है हमारे सितारों का हाल और कैसा गुजरेगा हमारा आने वाला हफ्ता। दाऊद जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज काफ़ी देर पहले हमने आपको ले लिया, सो इन डिटेल सबसे पहले तो हमें स्टार्स के हवाले से बताइएगा, फिर कुछ सवालात जवाबात भी लेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी तरफ जाऊँ, मैं नंबर भी अनाउंस करना चाहता हूँ। 2 नंबर हैं जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने बारे में पूछ सकते हैं, अपनी फैमिली के बारे में, अपने प्यारों के बारे में। 051-890-1008 और दूसरा हमारा नंबर है 051-890-1007। जी दाऊद। अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया सनैन और गज़ल। और वीकली होरोस्कोप के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में। अभी हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल वालों की स्टोरी ऑफ द वीक। तो बात करते हैं जनाब एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। बहुत से मामलात में नेगेटिविटी नजर आती है। आपको आगाज में कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी ख्वाहिशें पूरा होने का ये वीक बहुत ज़्यादा है। शर्त यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बात करें आप लोगों के जॉब और बिजनेस की, तो जॉब और बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी आपको कामयाबी मिलेगी इस वीक में। आप लोगों के लिए इस वीक में मून एनर्जी मैसेज दे रही है, ये वक्त है शिफा का, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और सन एनर्जी मैसेज दे रही है जनाब रिकवरी का। बात करें जनाब नेक्स्ट हम बुर्ज सौर, 21 अप्रैल था 21 मई डेट ऑफ बर्थ। तो बुर्ज सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो बुर्ज सौर वालों के लिए इस वीक में कामयाबियों के रास्ते खुलने जा रहे हैं। यहाँ पे इनकी कोई पार्टनरशिप लग सकती है और जनाब इनका विजन और डिटर्मिनेशन काफ़ी हाई है इस वीक में। जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस में बहुत अच्छी एनर्जी है, कामयाबी, जैसा कि मैंने कहा कि पार्टनरशिप लग सकती है। और बात करें यहाँ पे आप लोगों की मोहब्बत की, तो मोहब्बत के मामलात में भी आपको कामयाबी मिलेगी। मून एनर्जी मैसेज दे रही है अपने माजी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, आगे बढ़ना है। और जनाब यहाँ पे सन एनर्जी मैसेज दे रही है रिमेन पॉजिटिव, आगे बढ़ें, कामयाब होंगे, पॉजिटिव रहें। बात करें जनाब नेक्स्ट हम बुर्ज जोधा, 22 मई था 21 जून, अंसरबादी, सियारा अतारत। बुर्ज जोधा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो बुर्ज जोधा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, मामलात में कुछ प्रॉब्लम रहेगी आगाज में, लेकिन आप जज्बाती नजर आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आते हैं, गुस्सा कंट्रोल रखिएगा। जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस में ओवर थिंकिंग से बचें, इससे फायदा होगा। और किसी से बहस ना करें। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में जिनके रिलेशन में प्रॉब्लम थी या शादियों के इश्यूज थे, वो काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएंगे इस वीक में। मून एनर्जी मैसेज दे रही है नामुमकिन पर यकीन रखें, और सन एनर्जी मैसेज दे रही है वेट, इंतजार करें। नेक्स्ट है जनाब कैंसर, बुर्ज सरतान, 22 जून था 23 जुलाई डेट ऑफ बर्थ। तो कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैंसर वालों के मामला बहुत पॉजिटिव होने जा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आपके मामला में दाऊद जी, यहीं पे मैं आपको जबरदस्त- कट करना चाहूंगी। एक कॉलर है हमारे साथ आयशा भक्कर से। जी आयशा, आपका क्या सवाल है? कॉल हमारी आयशा डिस्कनेक्ट कह हो रही है गई कि है। आपने दाऊद जी को कट क्यों किया? जी दाऊद जी।
कैंसर वालों के इस वीक में जॉब और बिजनेस की बात करूं तो अपॉर्चुनिटीज अवेल करेंगे, अच्छी एनर्जी नजर आती है। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी कैंसेरियन वाले इस वीक में पॉजिटिव एनर्जी को देख रहे हैं। और जनाब मून एनर्जी मैसेज दे रही है एक नया आगाज हो रहा है। और सन एनर्जी आप लोगों को इस वीक में मैसेज दे रही है जनाब विद इन द फ्यू डेज आपको पता चल जाएगा कि आपकी पोजीशन क्या है। बात करें जनाब लियो बुर्ज असद 24 जुलाई तक 23 अगस्त डेट ऑफ बर्थ, तो लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। तो लियो अपॉर्चुनिटीज को वेल करेंगे, बड़ी खबरें, ख्वाब, इंट्यूशन, रूहानियत, बड़े चेंज नजर आते हैं लियो वालों के लिए। इस वीक में चेंज का एक बड़ा सिलसिला शुरू हो सकता है। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो कामों में स्पीड आ जाएगी। मोहब्बत की बात करूं तो अपॉर्चुनिटीज आएगी। और मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है खुदाई के सामने हथियार डाल दें, सरेंडर टू द डिवाइन। और सन एनर्जी आप लोगों को मैसेज दे रही है जनाब की असर्टिव का। सही। दाऊद जी एक बार Next फिर है से आपको कट करूंगी। अमरीन हमारे साथ मौजूद है जी, कहाँ से मौजूद है? लियाकतपुर से। जी अमरीन अपना सवाल कीजिए। मैंने अपनी अम्मी के बारे में पूछना है, मेरी मम्मा हर वक्त बीमार होती है। उनका नाम क्या है नाम अमरीन? बताइएगा। मेरी मम्मा का नाम ताज बीबी है। ताज बीबी है, ठीक हो गया। डेट ऑफ बर्थ है 1977। डेट ऑफ बर्थ अच्छा जी, अगेन इनकी वालिदा की मैंने देख लिया, वालिदा नाम के से ऊपर हो ये जाए। देखे मैजिशियन का कार्ड है, नेगेटिविटी है, अम्मी की सेहत खराब रहती है, सर दर्द रहता है, कंधों पे पेन रहता है, मैजिशियन मतलब के जादू के असरात, और फैमिली पे भी इसी तरह सूरत हाल सेहत जादू है। डिस्टर्ब है। एक तो इनकी हड्डी दर्द रहता है, एक तो इनको मैं पढ़ने के लिए बता देता हूँ सूरह फातिहा 41 टाइम और आयतल कुर्सी 41 टाइम रोजाना सुबह के टाइम पानी के ऊपर दम करके पिएं। ये कंटिन्यूस 21 दिन पिएंगे। उसके बाद सेहत के लिए सूरह यासीन की पहली 9 आयात बिस्मिल्लाह से शुरू करना है और 19 मरतबा पढ़ना है। ये भी 21 दिन का अमल है। मट्टी का प्याला लेना है, मट्टी के प्याले पे ये सूरह यासीन पढ़ के पानी दम करके पी ले, इंशाअल्लाह ताला इनको सेहत देंगे। ठीक हो गया दाऊद जी। इससे पहले कि आप नेक्स्ट स्टार की तरफ चलें, आयशा ने हमें बखर से वापस ज्वाइन किया। आयशा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अपने सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल अपनी बहन के हवाले से मैंने पहले भी पूछा था आपसे। जी जी बहन का नाम? दाऊद जी ने कहा था उसकी शादी को अभी लेट है, हमें ये पूछना है कितना लेट? आपकी बहन का नाम क्या है? आपदा। आबदा। आबदा की शादी नहीं हो रही है सर। आयशा की सिस्टर हैं आबदा, वो शादी के हवाले से ये पूछना चाह देखें रही हैं। यहाँ पे आपदा की एनर्जी वेट आ रहा है, अभी वेट आ रहा है। जाहिर बात है अगर आपकी शादी या आपदा की शादी में इश्यूज हैं तो अगर रुकावटें और वेट है तो उसको अमाल के जरिए ठीक किया जाता है। तो अमल मैं आपको बता देता हूँ, 21 दिन का अमल आबिदा को बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आयत करीमा पढ़ें 786 मरतबा, 21 दिन कंटिन्यूज अमल करें। अवलो आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम, इंशाअल्लाह ताला शादी की रुकावटें दूर हो जाएंगी। तो लेट होता है, अगर देख कोई भी काम अगर नहीं हो रहा होता तो अल्लाह ताला से दुआ करके उसको काम को करवा लिया जाता है, क्योंकि दुआ से वक्त से पहले और मुकद्दर से ज्यादा मिल ही जाता है। बेशक। जी दाऊद जी आगे बढ़ें। विर्गो पुरसुमला वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? विर्गो 24 अगस्त 23 सितंबर स्टोरी ऑफ द वीक। विर्गो इस वीक में कोई डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे इनके मामलात में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। आपकी रूहानियत बड़ी पीक पे है, बैलेंस कर रहे हैं, डबल माइंडेड भी हैं किसी बात को लेकर। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो बहुत अच्छी एनर्जी है, कामयाबी मिलेगी। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में नेगेटिविटी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 313 मरतबा रोजाना पढ़िएगा। और मून एनर्जी मैसेज दे रही है एक मसला पेश आ सकता है, और सन एनर्जी मैसेज कर रही है आपको कि रिकंसीडर का। तो बिस्मिल्लाह आपने लाजमी पढ़ना है। नेक्स्ट है लिब्रा 24 सितंबर तक 23 अक्टूबर। लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो सही, लिब्रा यहाँ से सर, स्टार्ट लिब्रा करेंगे। से स्टार्ट करेंगे। पहले कॉलर ले लेते हैं। वकार ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से। जी वकार साहब क्या सवाल है आपका? अभी मेरा सवाल है, सर से पूछना था कि मेरी जो तरीके पैदाइश है ना 1 अप्रैल 1985 है। ठीक हो गया। तो मेरे ना शादीशुदा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और कब तक ठीक हो जाएंगी ये पूछना था सर से। वकास साहब हमारे साथ रहिएगा, अभी आपको जवाब मिलता है। जी वकास 1 अप्रैल 1985। जी दाऊद जी।
अच्छा, आपकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम बिल्कुल है, लेकिन ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला जल्द खत्म हो जाएंगी, इसकी परेशानी ना लें। एक तो ये कि आप अपने सोलमेट से अपने मामला से मुतल्लिक़ बहस ना करें, उसकी बात भी सुने। और दूसरी एनर्जी ये है कि या वदूदो या लतीफ़ का विर्द करें और बातचीत डिस्कशन किया करें किसी भी मामले की, दूसरों की बातों में ना आके अपने फैसले ना किया करें, डिस्कशन करें। या वदूदो या लतीफ़ आप 1100 मरतबा 11 दिन का अमल करें, इंशाल्लाह रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा आपका। ठीक हो गया। बैक टू लिब्रा। लिब्रा 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 वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो मैसेज, मैंने आपको पहले कहा था, मैसेज है, पावरफुल एनर्जी है, अपॉर्चुनिटीज है, ओवर थिंकिंग से बचना है और मेडिटेशन भी आप इस वीक में करिएगा। जॉब और बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज आएगी, कामयाबी मिलेगी। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और मून एनर्जी मैसेज दे रही है, जीत के नताइज की पेशन गोई की गई है। सन एनर्जी आप लोगों को मैसेज दे रही है, इन द नियर फ्यूचर जो आप चाहते हैं वो कामयाब होंगे आप। और या अरहमर राहिमीन का विर्द आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी, खासकर 100 टाइम रोजाना। नेक्स्ट है जनाब सजिटेरियस। सजिटेरियस की तरफ चलेंगे, लेकिन सजिटेरियस से पहले आमिर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से। आमिर साहब सवाल पूछेगा। आमिर साहब आपको आवाज आ रही है? चलें, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो आमिर गई है। साहब से हमारा राब्ता नहीं हो रहा। सर बैक टू सजिटेरियस। सजिटेरियस से पहले भी मुझे स्कॉर्पियो की तरफ जाना पड़ेगा जनाब। स्कॉर्पियो की तरफ चल जाते हैं। आप एक स्किप कर गए थे। स्कॉर्पियो, जी यस, स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो स्कॉर्पियो, माली तौर पे कुछ चीजें डिस्कस होना बाकी है, फजूल खर्ची से बिल्कुल परहेज करना है और गुस्सा कंट्रोल करना है, कुछ बड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं और गिवन एंड टेक चलेगा। अच्छी एनर्जी है, कामयाबी की तरफ जाएंगे। जॉब और बिजनेस की बात करें, देखें आपकी इस वीक में ख्वाहिशें पूरी होंगी, पैसे आएंगे, हालात में बेहतरी नजर आती है। मोहब्बत की बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हुए नजर आते हैं, अपने रिलेशन को मजबूत करेंगे, लेकिन नरम रवैया ही अच्छा रहता है। जॉब और बिजनेस के बाद मून एनर्जी मैसेज दे रही है, कोई भी चीज ऐसी ही मुमकिन नहीं कि जो कि आप ना कर सकते हो। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ अता और पावर्स दी हुई हैं और सन एनर्जी मैसेज दे रही है, विद इन द नेक्स्ट डेज आपको वो मिल जाएगा जिसकी आपको ख्वाहिश है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 100 टाइम रोजाना अच्छी एनर्जी आपके लिए लेकर आएगा। अब चलते हैं जनाब सजिटेरियस बुर्ज कॉस, क्या करते हैं जनाब 23 नवंबर से 22 दिसंबर वाले। तो सजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो क्या होने जा रहा है? सजिटेरियस वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपने मामलात में टू द पॉइंट बात करने वाले और फैमिली में भी अच्छी एनर्जी है, खुशियां हैं, खैर बरकत है, अपॉर्चुनिटीज है। बट एक बात याद रखें, किसी बात को अब अगर आप दिल पे लेते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस हो सकती है। जॉब और बिजनेस बहुत अच्छा है, पॉजिटिव एनर्जी है, कामयाबी है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी अपॉर्चुनिटीज रहेगी। बच्चियों के रिश्तों में प्रॉब्लम क्लियर हो रही है इस वक्त में। मून एनर्जी मैसेज दे रही है जनाब, लेने की बजाय देने का वक्त है। सन एनर्जी मैसेज दे रही है जनाब, चूज अ न्यू डायरेक्शन, और पढ़ने के लिए या जल जलाली वाली इकराम का वेट बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। सही। नेक्स्ट है जनाब सर, नेक्स्ट की जानिब जाने से पहले सिद्दीक साहब है कराची से। सिद्दीक साहब सवाल कीजिएगा। बड़ी बड़ी खबरें, माली तौर पे स्ट्रॉन्ग चेंज, पॉजिटिव चेंज, और ऐसा चेंज जो कि आपको सदियों से इंतजार था, क्योंकि ये सैटर्न आपके लिए इस वक्त हालात को बेहतरी की तरफ लेकर आ रहा है। जॉब और बिजनेस, काम जितना करेंगे उतना रिजल्ट पा लेंगे। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में कामयाबी, अच्छी एनर्जी, मून एनर्जी, आप और आपके अजीज महफूज हैं। सन एनर्जी आप लोगों के लिए है जनाब, अभी जो बड़े प्लान करना चाहते हैं उसको करने के लिए अब नेगेटिव नहीं होना, और पढ़ने के लिए आप या अजीजो या रहीम का विर्द रखिएगा 100 टाइम रोजाना। सही। साकिब महमूद Next साहब की आप- कॉल थी, दाऊद जी वो अपने करियर के हवाले से पूछना चाह रहे थे। क्या नाम दोबारा बोलिएगा? साकिब महमूद। साकिब महमूद साहब के कैरियर की एनर्जी क्या नजर आती है? साकिब महमूद साहब का कैरियर, अच्छा जी, इसका बहुत यहाँ पे इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पिरिचुअल के साथ दी टेम्परेंस है। सेकंड, मामला रुके हुए हैं, ये रूहानियत, जब तक ये रूहानियत से जुड़े रहते हैं साकिब साहब, इनके काम होते रहते हैं। ये आगे आफ्टर 3 मंथ इनके कामों में बड़ा बूस्ट लगने वाला है, कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन हो रहा है। अच्छा। इनकी पावर्स, इनका विजन बहुत जबरदस्त है और मून एनर्जी इनको मैसेज दे रही है कि आप अपने लिए काफी हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखें। और पढ़ने के लिए इनको या जल जलाली वाली कराम 786 मरतबा 11 दिन पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सदके और रूहानियत से जुड़े रहते हैं इनकी पावर मजबूत रहती है। दाऊद जी एक शख्स हैं, क्योंकि वो अब अपनी आवाज भी नहीं सुनाना चाहते, अपना नाम भी नहीं बताना चाहते कि बेगम सुन ना लें। 15 जनवरी 1993 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये कह रहे हैं कि मेरी दूसरी शादी हो जाएगी।
अच्छा 15 की बात करूं, 1+5 6 वीनस मोहब्बत से भागें ये इनको, क्योंकि इश्क और मोहब्बत इनकी फितरत होती है। ये ना हो कि पहली बेगम के को खराब कर दें और दूसरी के चक्कर में रिलेशन खराब कर दें। तो 1-5 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 5, 6, 15 या 24 की होती है, उन लोगों के लिए मोहब्बत के इश्यूज क्रिएट होते हैं। मैं सही। समझता हूं कि उनको सोच समझ के फैसले करने चाहिए, क्योंकि सही। अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है, लेकिन इश्क और मोहब्बत के चक्कर में अपने घरों को बर्बाद कर लेते हैं। थैंक यू सो मच दाऊद जी, हमारे साथ मौजूद थे और इन डिटेल आज हमने डिस्कशन की, कॉल्स भी ली और यकीनी तौर पर आपके तमाम तर सवालात एड्रेस भी हुए होंगे। आज तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी पूरी टीम को, मुझे हसनैन को। अल्लाह हाफिज।